हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर मेहंदी तुष्णीवाल आपके सामने हूँ। एंड आज हम लोग CSET में लीगल एप्टीट्यूड का मैराथन करने वाले। यस, वही मैराथन जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। इस मैराथन के अंदर हम ढेर सारे MCQ सॉल्व करने वाले, साथ ही साथ में हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। एंड अगर आपने ये मैराथन देख लिया, MCQ सॉल्व कर लिए, बिलीव मी आपकी 80% प्रिपरेशन पता चल जाएगी कि आपने कैसा प्रिपेयर किया। इस मैराथन के अंदर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाई हूँ, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, सेकेंडली आपके CSET के मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन, एंड थर्डली बुलेटिन क्वेश्चंस। उसके अलावा जहाँ जहाँ से MCQs बन सकते हैं वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस मैराथन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सो देर किस बात की, अच्छे से आ जाइए यहाँ पर और देखते हैं हम कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ कवर करने वाले। तो जरा देखिए, 6 के 6 चैप्टर्स जो आपकी लीगल एप्टीट्यूड में है, ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर होंगे। इन सारे चैप्टर्स के वी आर गोइंग टू सॉल्व द MCQ, और साथ ही में हम कॉन्सेप्ट को भी रिकॉल करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी पढ़ने वाले हैं। चलो, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। 3 स्टेटमेंट्स है। पहला बोलता है देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। सेकेंड, द wrongful act must result in causing legal damage. एंड थर्ड बोलता है वो wrongful act must be of such nature to give rise to a legal remedy. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है टॉर्ट के लिए, एंड दीज आर योर ऑप्शंस। चलो सोच के बताओ मुझे कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है। हमने जब टॉर्ट पढ़ा था वी हैव सीन कि 3 कंडीशंस का होना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। यस, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। उस रॉन्गफुल एक्ट से सामने वाली पार्टी को लीगल डैमेज होना चाहिए, एंड वो लीगल डैमेज के लिए आपके पास कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी, ये तीनों कंडीशंस ही आ रही हैं। गेस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। एंड आप देख सकते हो CSET नवंबर 22 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो जरूर मुझे बताइए कि आप कितने MCQ सही सॉल्व कर पा रहे हैं। ये तो ईजी था। दूसरा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू टॉर्ट। ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अच्छे से शांति से पढ़िए एक बारी। पहला स्टेटमेंट बोला अ टॉर्ट इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से टॉर्ट रिड्रेस हो जाता है। ठीक है, मतलब टॉर्ट को आप सॉल्व कर सकते हो, एड्रेस हो जाता है। टॉर्ट मीन्स रॉन्ग, बट एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट टॉर्ट। बोला कि टॉर्ट का मतलब गलत होता है, पर हर रॉन्गफुल एक्ट ना टॉर्ट नहीं है। द वर्ड टॉर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, और यहाँ पर बैठा बच्चा जानता है टॉर्ट डिराइव हुआ लैटिन वर्ड टॉर्टम से। ये तो परफेक्ट हमारी स्टेटमेंट है। ये भी सही है कि टॉर्ट का मतलब गलत होता है, पर जरूरी नहीं हर रॉन्गफुल एक्ट टॉर्ट हो। ओके, एंड टॉर्ट कैसे आप रिड्रेस कर सकते हो, बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जरा फोर्थ वाला देखो, टॉर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग विच इज एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये स्टेटमेंट कुछ बच्चों को सही लग सकती है, तो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी में। अभी आप बोलोगे दीदी आपको कैसे पता, यहाँ पर बैठी आपकी दीदी सब जानती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा ए में और डी में। ध्यान से डी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे मेरे साथ। टॉर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग तो होता है विच इज एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, विच इज नॉट, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो टॉर्ट मतलब रॉन्ग तो होता है, लेकिन टॉर्ट के अंदर एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है। तो डी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट मानी जाएगी। समझा क्या, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। यही ICSI गेम खेलता है और हमें समझ नहीं आता है कि हमारी मिस्टेक क्या थी। यू कैन सी CSET जनवरी 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द लॉ ऑफ टॉर्ट्स has largely developed through which of the following। कैसे डेवलप हुआ आपका लॉ ऑफ टॉर्ट। फर्स्ट वन इज जुडिशियल डिसीजन,
सेकंड आपका कस्टम्स, थर्ड है लेजिस्लेशंस एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ये जो टॉर्ट का लॉ है वो कहाँ से आया, कहाँ से डेवलप हुआ? अभी टॉर्ट का कोई लेजिस्लेशन नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कस्टम से आया है क्या? देखो कस्टम मतलब वो चीजें हो रही है जो कब से चली आ रही है, मतलब बहुत ही पुराने जमानों से चली आ रही है, जैसे हम बोलते हैं ट्रेडिशंस, जैसे हम बोलते हैं परंपरा। तो यार टॉर्ट कोई कस्टम्स नहीं है। टॉर्ट तो कहाँ से डेवलप हुआ है? टॉर्ट डेवलप हुआ है जुडिशियल डिसीजन से, यानी कि कोर्ट में खूब सारे डिसीजंस लिए गए, जुडिशरी ने डिसीजन लिया और वहां से डेवलप हुआ कि टॉर्ट जैसी भी कोई चीज होती है। सो टॉर्ट हैज लार्जली डेवलप्ड फ्रॉम जुडिशियल डिसीजन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी ई बुलेटिन का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इन जनरल अ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम डैश बाय द डिफेंडेंट whereby he has without just cause or excuse cause some harm to the plaintiff। क्या होता है टॉर्ट के अंदर, क्या कंसिस्ट करता है? ये कुछ ऑप्शन है, सिर्फ एक एक्ट होता है, ओमिशन होता है, एक्ट और ओमिशन या नन ऑफ द ईज। क्या है आंसर आपका? अगेन ये आपके ई बुलेटिन का क्वेश्चन है। तो टॉर्ट के अंदर क्या होता है, एंड यहाँ पर सभी समझदार बच्चों को टॉर्ट की डेफिनेशन तो पता है। टॉर्ट मतलब कुछ ऐसा एक्ट, कुछ आपने काम किया या फिर कुछ काम नहीं किया, कुछ ओमिट किया। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, टॉर्ट मीन्स एक्ट और ओमिशन। यहाँ पे क्या आएगा, या तो एक्ट या ओमिशन। नेक्स्ट है क्यूई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से मीन्स, ये आपके लीगल मैगजीम का भी क्वेश्चन हो गया और ये आपके टॉर्ट के अंदर का भी क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है? क्यूई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। अच्छे से हम लोग सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है, ही हु एक्ट्स टू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ, सो दैट द एक्ट ऑफ ट्रस्टी इज द एक्ट ऑफ ऑथर। ट्रस्टी ऑथर ऐसा तो हमने कुछ कहीं पढ़ा ही नहीं। ओके, इसको हम डाल रहे हैं थोड़ा सा डाउट में। दूसरा है, ही हु हैक्स टू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ, सो दैट द एक्ट ऑफ एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। यस, विकैरियस लाइबिलिटी के अंदर अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था विकैरियस लाइबिलिटी के अंदर? कि करे कोई भरे कोई। अगर एजेंट ने कोई काम किया है तो हम क्या समझेंगे कि वो काम प्रिंसिपल ने किया है, ये हमने विकैरियस लाइबिलिटी में पढ़ा था। थर्ड बोलता है, ही हु एक्ट्स टू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ, सो दैट द एक्ट ऑफ द ट्रांसफरर इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफर। ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा रे बाबा हमने, ना ये हमने पढ़ा ना ये हमने पढ़ा। सो करेक्ट आंसर वुड बी क्यूई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मुझे जरूर बताना इसका सही आंसर आपको आया या फिर नहीं आया। नेक्स्ट है आपका, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डैश। किस चीज के ये 5 पॉइंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स है? ये पांचों पॉइंट को रीड किया जाए और मुझे बताओ कि किसके एसेंशियल एलिमेंट्स है ये। कैसा लग रहा है और आपको एमसीक्यू का लेवल? जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अभी तक एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर ये एमसीक्यू दिमाग को चकमा देकर जा रहे हैं। चलो, ये 5 कंडीशन है। सबसे पहले बोला गया एक प्रोसिक्यूशन होना चाहिए ऑफ द प्लांटिफ बाय द डिफेंडेंट। दूसरा बोला गया है एक रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज होना चाहिए। डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड मैलिशियसली, एक्ट किया हो डिफेंडेंट ने। प्लांटिफ को कुछ डैमेजेस सफर किए हुए होने चाहिए प्रोसिक्यूशन की वजह से। एंड लास्ट बोलता है प्रोसिक्यूशन टर्मिनेट हुआ किसके फेवर में? प्लांटिफ के फेवर में। हमने पढ़ा था अलग अलग तरह के टॉर्ट, एंड आपके पास ऑप्शन है असॉल्ट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, बैटरी या फिर बॉडीली हार्म। ध्यान से समझो तो ऑप्शन देखकर ही आपको आंसर आ जाएगा। किसका करेक्ट आंसर है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। आपने गलत तरीके से किसी के ऊपर केस फाइल किया है, दैट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। एंड असॉल्ट, बैटरी और बॉडीली हार्म क्या होता है, ये आप बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरह से आपको याद करवाया था। सबसे पहले असॉल्ट होता है, उसके बाद बैटरी होता है, एंड बॉडीली हार्म मतलब तो हम किसी को फिजिकली हार्म करते हैं। ठीक है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के एसेंशियल एलिमेंट्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, एन इंजरी और इलनेस caused by one to another due to emotional disturbance, fear या फिर sorrow। इंजरी कैसे हुई है? इमोशनल डिस्टर्बेंस, फियर या फिर सॉरो की वजह से हुई है, उसे आप क्या कहेंगे? इज इट असॉल्ट, बैटरी, बॉडीली हार्म या फिर नर्वस शॉक? क्या कहा जाएगा उसे?
आई नो आप लोग करेक्ट आंसर देंगे कि दीदी ये तो नर्वस शॉक है, हमारा दिमाग हिल गया है, हमारे दिमाग में इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई है. सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी नर्वस शॉक. नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन मैक्सिम डैमनम साइन इंजरिया. क्या मतलब होता है डैमनम साइन इंजरिया का? चल ऑप्शंस आपके सामने है. एक्सीडेंटल डैमेज, डेलिबरेट डैमेज, डैमेज कॉज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, या फिर डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट. सी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था दो चीजें. डैमनम साइन इंजरिया हमने पढ़ा था डैमेज विदाउट इंजरी राइट. और इंजरी कैसी होती है? आपकी लीगल राइट की कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए. यानी कि एक्सीडेंटल डैमेज नहीं है, डेलिबरेट डैमेज नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से डैमेज नहीं, डैमेज विदाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट. ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है. थोड़ा सा अलग तरह से दिया गया, डैमेज विदाउट इंजरी की जगह यहाँ पे बोला डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट. तो आपको आपका दिमाग यूज करके सही आंसर तक पहुंचना पड़ेगा. ये भी आपका CSET अगस्त 20 का क्वेश्चन है. मतलब देख सकते हो कि सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि यू विल हैव एन फेयर आइडिया कि किस तरह से ICSI CSET के एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछता रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. As per section 203 of Companies Act 2013, read with Rule 9 of the Companies Appointment and Remuneration of Managerial Personnel Rules 2014, who among the following is not a KMP. बेसिकली आपको बताना है कि इनमें से किसको आप KMP नहीं मानोगे. ऑप्शंस: चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर, प्रिंसिपल लेजर, लीगल स्पेशलिस्ट, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर. किसे आप KMP नहीं मानते हो? एंड वी हैव रेड द डेफिनेशन ऑफ KMP की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी. यस, KMP में हमने देखा था कौन कौन आता है बेटा. CS, CEO, CFO, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर. क्या आपने कहीं देखा है प्रिंसिपल लीगल स्पेशलिस्ट? ना दीदी ना, हमने तो ये देखा ही नहीं है. सो बेसिकली KMP के अंदर प्रिंसिपल लीगल स्पेशलिस्ट नाम का कोई भी पर्सन नहीं आता. सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट, a company consists of heterogeneous members whereas dash business consists of homogeneous members since it consists of members of joint family itself. इसका आंसर तो एकदम करेक्ट बताएंगे आप लोग. यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है कंपनी के बीच में और एक और बिजनेस के बीच में. कंपनी में बोला गया वैरायटी ऑफ लोग होते हैं, लेकिन कौन सा बिजनेस है जहाँ पे वैरायटी ऑफ लोग नहीं होते हैं? जो जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है अपने आप में ही. अच्छा, निधि कंपनी नहीं होगा, LLP तो नहीं होगा. LLP कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रक्चर होता है. पार्टनरशिप भी नहीं होगा, अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. बिकॉज हमने देखा है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है इटसेल्फ. HUF का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है उसे हम बोलते हैं कर्ता, और वो बिजनेस को संभालता है. एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर होगा. जैसे ही एक बच्चे का बर्थ होता है उसे हम किस में मान लेंगे? HUF के बिजनेस के अंदर मान लेते हैं. अगेन ये क्वेश्चन आपके ई बुलेटिन का जनवरी 23. नेक्स्ट है, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट डैश of the average net profits of the company made during the 3 immediately preceding financial years in pursuance of its CSR policy. तो यहाँ पे बोला गया है CSR पॉलिसी के लिए कितना खर्च करना है कंपनी को. बताइए फाइनेंशियल ईयर में सॉरी कितना खर्च करना है? एवरेज नेट प्रॉफिट का आपकी कंपनी को कितना खर्च करना रहेगा? एंड CSR का सेक्शन भी हम आपको यहाँ बता देते हैं. CSR का आपका सेक्शन रहेगा सेक्शन 135. हमने देखा था सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग कंपनी को CSR में खर्चा करना पड़ता है, लेकिन कितना? एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट. एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग, पिछले कितने साल का? ऑफ प्रीसीडिंग 3
फाइनेंशियल ईयर। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, बच्चे ना ऐसे छोड़कर चले जाते, पता नहीं चलता, दैट्स व्हाई मैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। सीएसआर के अकॉर्डिंग कितना खर्च करना है हर फाइनेंशियल ईयर में, 2% आपको खर्च करना रहता है। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। याद आ गया ना, सैलमन वाला केस स्टडी इज अ क्लासिक इलस्ट्रेशन ऑफ विच फीचर ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कौन से फीचर का क्लासिक एग्जाम्पल है आपका सैलमन वर्सेस सैलमन वाला केस। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, परपैचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, या फिर कैपेबिलिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। सैलमन वर्सेस सैलमन वाले केस में क्या चीज डिसाइड हुई थी, किसका क्लासिक एग्जाम्पल है आपका सैलमन वर्सेस सैलमन वाला केस, जरा बताइए मुझे। कॉर्पोरेट व्हील वाली चीज डिसाइड हुई, तो बेसिकली कैन वी से कि सेपरेट लीगल एंटिटी का बेसिक एग्जाम्पल दिया गया था सैलमन वर्सेस सैलमन वाले केस में। अच्छा लगे हाथ, मुझे एक और बात बता दो, एक और कौन सा केस था जो हमने इसके साथ डिस्कस किया था दीदी? एक केस कौन सा था हमारा, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। याद है ना ये दोनों केसेस आपको? और दोनों में ही हमने क्या डिसाइड किया, दैट कंपनी अलग है और कंपनी को बनाने वाला अलग है। अ कंपनी इज अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स कंपोजिंग इट। तो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी सेपरेट लीगल एंटिटी। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। ये CSET जनवरी 22 में पूछा गया था। अब देख रहे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको ये MCQs भी इजी लगेंगे, या फिर जो MCQ आपको नहीं आ रहे उनसे कुछ ना कुछ सीखना। हो सकता है सेम रिपीटेड MCQ आपको इस बार के आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। सो बी सीरियस दिस टाइम, बहुत ही कम समय रह गया, तो एकदम सीरियसली हम लोग पढ़ेंगे और सीरियसली प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। इनमें से कौन सा डिफरेंस नहीं है बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। चलो स्टार्ट करेंगे। अ कंपनी इज नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन। क्या बोल दिया ये, कंपनी डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन नहीं है। अ पार्टनरशिप फॉर्म इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेवरल पर्सन्स हु कंपोज इट। अरे मेरे जैसा कोई समझदार बच्चा होगा ना तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखेगा ही नहीं बाबा, ए ऑप्शन ही गलत है। और MCQ में पूछा है बताओ कौन सा डिस्टिंक्शन नहीं है, यानी कि कौन सा डिफरेंस नहीं है। तो हियर यू कैन सेव द टाइम, आप टाइम सेव कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए आपको पता लग रहा है कि डिफरेंस बिटवीन नहीं है, तो आपको ऑप्शन ए मार्क करना है, क्योंकि हमें पता है कंपनी डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट होती है, तो ये गलत है। और यहाँ पे क्या बोला है, पार्टनरशिप फर्म डिस्टिंक्ट है। अरे नहीं बाबा नहीं, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स तो एक माने जाते हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो ये भी आपकी ई बुलेटिन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अ कंपनी दैट ओन्स सब्सटेंशियल शेयर्स in another company to control management and operations by influencing its board of directors is known as। बताओ कंपनी कौन सी है ऐसी कंपनी जो सब्सटेंशियल शेयर्स होल्ड करती है। अच्छा सब्सटेंशियल मतलब हुआ मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करती है, ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है दूसरी कंपनी में, ताकि उसे कंट्रोल कर पाए, साथ ही साथ वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करती। ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे, होल्डिंग कंपनी, फॉरेन कंपनी, पब्लिक कंपनी, या फिर प्राइवेट कंपनी? क्या कहेंगे उस कंपनी को हम? वी हैव रेड दैट कि ऐसी कंपनी जो कंट्रोल करती किसी दूसरी कंपनी में, उसे हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, होल्डिंग कंपनी। ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है। अगर ए लिमिटेड मेजॉरिटी सब्सटेंशियल शेयर्स होल्ड कर रही है, या फिर वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप कंट्रोल कर रहे हो, या फिर मोर देन 50% वोटिंग पावर आप होल्ड कर रहे हो बी लिमिटेड में, तो ये जो कंपनी ए, उसे हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। जिस कंपनी में ये हो रहा है यानी कि बी लिमिटेड, उसे आप क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो होल्ड करती है मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती। जिस कंपनी में ऐसा सब कुछ हो रहा है उस कंपनी को हम बोलते हैं यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी। सो वी कैन सी द करेक्ट आंसर वुड बी होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013
इन अ गवर्नमेंट कंपनी द गवर्नमेंट होल्ड्स, अच्छा गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पूछा गया है, गवर्नमेंट कितना होल्ड करती है। सो हियर आर द ऑप्शंस, नॉट लेस देन 40% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। देखो ना, इसमें आपको मैं एक चीज ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे आईसीआईसीआई क्या करेगा, कभी भी आपको फिगर्स में नहीं देता है, फिगर्स में ना बच्चों को बहुत इजीली पता चल जाता है। तो व्हाट आईसीआईसीआई विल डू इज, वो आपको लेटर्स देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अभी 40%, 45%, 51% और 50% और 51%, तो बेसिकली यहाँ पे ना बच्चे को समझ नहीं आता, वैसे ही पैनिक का माहौल होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज, अच्छे से पढ़ो उसको, 2 बार पढ़ो। 40%, तो आप यहाँ लिख देंगे 40, 45 आपको कंफर्म पता चल जाएगा, 50% है, वरना एक बार देखो ना तो ये 51 लग जाता है हमें, ये 50% है, और ये है नॉट लेस देन 51%। अच्छे से इसे देखना है, रीड करना है 2 बार, ये ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में यू हैव टू रीड ट्वाइस। जहाँ पे फिगर्स आपको नहीं दे रखे होंगे, जहाँ पे आपको लेटर्स में दे रखे होंगे, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कितना होल्ड करती है, पहला बोला गया नॉट लेस देन 40% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये तो गलत है आपका। दूसरा है नॉट लेस देन 45, ये भी गलत है। अभी हम सी और डी को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या बोला है, कम से कम 50% ऑफ द शेयर ऑफ कैपिटल उसके पास होगी, कम से कम 50%, यानी कि सिर्फ 50% भी हो सकती है। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, 50-50 वाला लग रहा है। एंड फोर्थ है नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। और वो गवर्नमेंट कैसी होगी, वो गवर्नमेंट आपकी सीजी भी हो सकती है, एसजी भी हो सकती है, या फिर बोथ, दोनों गवर्नमेंट मिलकर भी कर सकती है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी होगी, तो हम उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर करेंगे। अगेन सीएसईटी का नवंबर 21 का क्वेश्चन है ये। As per the Companies Act 2013, the articles of a company shall contain the, तो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर क्या होता है, ये कुछ ऑप्शंस हैं, रीड करिए और मुझे बताइए कि क्या होता है। क्या उसके अंदर लायबिलिटी होता है, रूल्स होता है शेयर सब्सक्रिप्शन का, रेगुलेशंस होते हैं क्या मैनेजमेंट के लिए, या फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स डिफाइन करता है रिलेशन किसका, कंपनी का और उसके मेंबर्स का, मतलब मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन नंबर सी है। रेगुलेशंस बताता है कि कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स कैसे चलेंगे, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स कौन सा डॉक्यूमेंट बताता है, ऑब्जेक्टिव्स फॉर द कंपनी कौन सा डॉक्यूमेंट बताता है, यहाँ पे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वरना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल अफेयर्स के बारे में चीजें आपको बताएगा। नेक्स्ट है, as per section 7 of the Companies Act 2013, which of the following documents are required for registration of company, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, थर्ड डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व्ड इन कंपनी फॉर्मेशन। अच्छा बताइए जरा, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, 50% चांसेस है कि बच्चे यहाँ पे गलत क्वेश्चन का आंसर, सॉरी गलत आंसर मार्क कर सकते हैं। मेमोरेंडम तो होना चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी हमें पता है होना चाहिए। अभी आपको कंफ्यूजन किस में आएगा, 1 2 3 है या फिर 1 और 2 है। सो कैन आई से ये एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा, बी और डी के बीच में कंफ्यूजन आ सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको एमओए चाहिए, आपको आर्टिकल्स चाहिए, साथ ही साथ ना एक डिक्लेरेशन होता है प्रोफेशनल का, जो कि कंपनी को फॉर्मेशन में एंगेज होता है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, एंड हियर आई एम मार्किंग इट एज इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ 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 गाइज मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को थरोली 1 से 2 बार देख लेंगे। एक बार आप अभी मेरे साथ देखेंगे और एक बार एग्ज़ाम होने से पहले देखेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, जो कि आई अज्यूम कि आपने पढ़े होंगे, तो इस वीडियो को 2 बार ही देखिए ताकि आपको पता चले कि पिछले बारी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ई बुलेटिन के कैसे क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट के कैसे क्वेश्चन है। यू विल हैव ए फेयर आइडिया, ठीक है।
नेक्स्ट है द कंपनी कैन फर्निश टू द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इन डैश। यहाँ पे बोला गया है कंपनी ना रजिस्ट्रार को एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है, एक फॉर्म फाइल करती है, लेकिन उस फॉर्म नंबर क्या है और वो फॉर्म किसके लिए होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस के वेरिफिकेशन के लिए। अभी वो फॉर्म नंबर आपको बताना है। सी कंपनी जैसे ही बनती है उस टाइम पे क्लॉज होती है MOA के अंदर। कौन सी क्लॉज है वो, नरोल्स हमने पढ़ा था, यस आई नो आपको याद होगा, मेमोरेंडम को हमने पढ़ा था 5NROLCS, ये चीज करके हमने नरोल्स करके मेमोरेंडम की सारी क्लॉजेस को पढ़ लिया था। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में हम बेसिकली बताते थे स्टेट, कौन से स्टेट में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड, साथ ही में हम वेरिफिकेशन भी कराते थे रजिस्टर्ड ऑफिस का। कौन वेरिफिकेशन करता है, रजिस्ट्रार, यानी कि ROC। तो कौन सा फॉर्म है, हियर द फॉर्म विल बी फॉर्म नंबर INC 22। अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो प्लीज इसे याद कर लीजिए, बिकॉज ये CSET के मॉक टेस्ट में पूछा गया। सी कभी कभी क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं विच आर नॉट इन योर मटेरियल, आपके CSET के मटेरियल में नहीं होंगे जो ICSI ने इशू किया है, लेकिन फिर भी 1 से 2 क्वेश्चन ICSI ऐसा डाल सकते हैं। अच्छा दीदी तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, पिछले सालों में जितने भी टेस्ट हुए, मॉक टेस्ट, ई-बुलेटिन, मैराथन्स, आपके जो पास्ट ईयर पेपर्स हुए, उससे आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस बाहर से पूछे गए थे, आप पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा ऐसा फॉर्म है जो कंपनी ROC के पास फाइल करती है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, एंड फॉर्म नंबर है INC 22। 2 बार 2 आ रहा है, INC 22 में हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अच्छा रिपीट विथ मी, INC 22 में हम वेरिफिकेशन कराएंगे, 2 बार 22 है ना, वेरिफिकेशन कराएंगे रजिस्टर्ड ऑफिस का। ठीक है, क्लियर, दिमाग में बैठ गया। नेक्स्ट, according to section 135 of the Companies Act 2013, the board's report under section 134 subsection 3 of the act shall disclose the composition of niche। यहाँ पे आपको बताना है कि सेक्शन 135 के हिसाब से कौन सी कमिटी का कंपोजिशन आपको बताना होता है। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करो एंड यू विल बी सॉर्टेड। अगर अच्छे से सोचा है तो इसे रिपीट करके देखो। सेक्शन 135 बोला है, सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग, एंड अभी हम लोग देख कर आए सेक्शन 135 किसका था बेटा, CSR का था सेक्शन 135। तो यहाँ पे क्या बोला है, नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, CSR कमेटी या फिर रेम्यूनरेशन कमेटी। तो याद आना चाहिए जब सेक्शन 135 CSR का था तो यहाँ पे कमेटी कौन सी आपकी, CSR कमेटी होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, which section of the Companies Act 2013 provides the provisions related to CSR? सेक्शन पूछा है रे बाबा, इतनी बार CSR पढ़कर आए हम, कौन सा सेक्शन बात करते हैं CSR के बारे में। अगर आपको अभी तक सेक्शन याद नहीं था देन दिस इज द हाई टाइम कि सेक्शन याद ही वाला कर लेना है, और याद था तो बेस्ट है अपना। सेक्शन 135 बात करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो कौन सा सेक्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर B। सेक्शन 135 किसके बारे में बात करता है, CSR के बारे में बात करता है। अच्छा CSR में आपको कितना खर्चा करना है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे, इसको 2% आपको CSR के लिए खर्च करना है। कौन सी कमेटी बनानी रहती है, हमें CSR कमेटी बनानी रहती है, और बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करना होता है कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी। आई होप आपके सेक्शन 135 रिवाइज हो चुका होगा। नेक्स्ट है द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ अ कंपनी वेस्ट इन विच ऑफ द गिवन अथॉरिटी। तो कौन सी ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी है जो सब कुछ मैनेज करती है और कंट्रोल करती है कंपनी के अंदर। हियर आर द ऑप्शंस एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बताओ मुझे। अच्छा सोचा है आप लोगों ने, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर या CEO। तो यहाँ पे देखो ना, ज़्यादा अपने को ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा डीप नहीं जाना। यहाँ पे हमें पता है कि कंपनी के अंदर मैनेज कौन करता है, BOD।
बीओडी का काम होता है सब कुछ मैनेज करने का। तो यहाँ पे सिंपल सा देखो, कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है कंपनी में, नन अदर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनके अंदर सब लोग आ जाएंगे, तो हमें एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ में पढ़ना ही नहीं है बीच में। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये यू कैन सी ई बुलेटिन जुलाई 23 का क्वेश्चन रहा है आपके लिए। Next, as per the Companies Act 2013, every person proposed to be appointed as a director by the company in general meeting or otherwise has to mandatorily furnish which of the following identify। अगर कोई पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी में, या तो जनरल मीटिंग में या फिर अदरवाइज, तो किस तरह से वो फर्निश करना पड़ेगा, किस तरह से वो डायरेक्टर बन सकता है, कौन सा ऐसा आइडेंटिफायर उसे फर्निश करना पड़ेगा। अच्छा, उसका प्रोविडेंट फंड नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, या फिर डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या उसे फर्निश करना पड़ता है। एंड वी हैव सीन दैट कि अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको फर्निश करना पड़ेगा डिन, जिसे हम बोलते हैं प्यार से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये होना आपके पास ज़रूरी है, ये होना मैंडेटरी है आपके पास। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, डिन है, डिन होना ज़रूरी रहेगा। यू कैन सी कि बहुत सारे टॉपिक्स में से ना डीप क्वेश्चंस पूछा जाता है ICSI में, तो अच्छे से दिमाग यहीं पर ही लगा के यू हैव टू कीप सॉल्विंग, यू हैव टू कीप ट्राइंग कि क्या आंसर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 A company may appoint more than 15 directors। कंपनी चाहे तो 15 डायरेक्टर से ज़्यादा अपॉइंट कर सकती, लेकिन कैसे, बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द लोकसभा, बाय गेटिंग अ रिटन परमिशन फ्रॉम द CG, या फिर बाय गेटिंग अ रिटन परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। कैसे कोई कंपनी में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं, क्या करना पड़ेगा उन्हें, सोचो ज़रा। हमने पढ़ा है मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं। अच्छा चलो लिमिट्स देख लो मेरे साथ, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड OPC। आई हैव टोल्ड यू कि हम रिवाइज भी करते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ में, है ना। चलो, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम हमने देखा है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कम से कम कितने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स, OPC में 1 डायरेक्टर, और मैक्सिमम 15 15 15, सभी में मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 है। अगर किसी कंपनी में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना है, वो कर सकते हैं कि यस कर सकते। कैसे करेंगे, अरे दीदी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, यानी कि बाय पासिंग SR। और SR मतलब क्या होता है, 75% ऑफ द मेंबर्स का कंसेंट, 75% ऑफ मेंबर्स कंसेंट। और कैन आई से 3/4 मेंबर्स का कंसेंट चाहिए होगा मुझे, यस 3/4 का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर A आपका परफेक्टली करेक्ट आंसर है। समझा, दिमाग में गया क्या पूरा। चले आगे बढ़ते हैं। Who has the authority to decide the remuneration of first auditor? किसके पास अथॉरिटी है फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन डिसाइड करने का, कौन डिसाइड करता है उनका रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए। इज इट द सेंट्रल गवर्नमेंट, द बोर्ड, ऑडिटर्स खुद से डिसाइड करते हैं, या फिर मेंबर्स डिसाइड करते हैं जनरल मीटिंग में। आप कोई आंसर सोचो, उससे पहले इंसिस्ट यू एक बार फिर से रीड करो, क्या बोला गया, आपको रेम्यूनरेशन डिसाइड करना है किनका, फर्स्ट ऑडिटर का। अच्छा, पहले जो ऑडिटर होते हैं ना, उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास रहेगी। अच्छा सोचो जरा, जस्ट अ सेकंड में पानी पी कर आती हूँ, तब तक आप सोचिए। क्या आप सभी ने सोचा है कि किसके पास अथॉरिटी होती है फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन, यानी कि उसकी फीस डिसाइड करने की। जनरली कौन डिसाइड करता है, हमारे मेंबर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट ऑडिटर है तो कौन डिसाइड करेगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, वरना मेंबर्स करते हैं। करेक्ट,
इंपॉर्टेंट है। अगेन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, आपको इन्हें छोड़ना नहीं है वरना एग्जाम में दिक्कत आएगी। अगेन आपके ई बुलेटिन का ये क्वेश्चन रहा है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, और यहाँ पे तो मैं पहले ही वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 की हिसाब से इन केस द आर्टिकल्स ऑफ द पब्लिक कंपनी डू नॉट प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट समझो, कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर आर्टिकल्स के हिसाब से, आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ पब्लिक कंपनी में कुछ भी बोला नहीं गया है कि रिटायरमेंट का प्रोविजन क्या होगा, then what fraction of total number of directors shall be liable to retire। तो कितने डायरेक्टर्स को आप रिटायर करोगे बाय रोटेशन। एंड हमने बहुत अच्छे से रिटायरमेंट बाय रोटेशन पढ़ा था, कैसे रिटायरमेंट बाय रोटेशन होता है, कितने लोगों का होता है, तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन बताना रहेगा। नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट लेस देन 1/4 of total number of director, not less than half of total number of director, या फिर not less than 2/3 of total number of directors। अभी जहाँ जहाँ भी फिगर्स आएंगे तो रिकॉल करने की कोशिश करो कि हमने क्या चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या चीज़ होता है, नॉट लेस देन, कितना था बेटा लोग, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। 2/3 हमने पढ़ा था कि इतने डायरेक्टर्स तो आपके रिटायर होने वाले हैं बाय रोटेशन। उस 2/3 में से भी एक्चुअल में कितने रिटायर होता है, एक्चुअल में 1/3 रिटायर होते हैं। क्या चीज़ ध्यान रखना है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, कितने बच्चों का करेक्ट आंसर ही आया मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट मुझे पता चले कि आप कितना कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, कितना सीरियस होकर CSET का एग्जाम आप लोग पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 हाउ कैन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बी रिमूव्ड। किसी भी कंपनी का डायरेक्टर कैसे रिमूव हो सकता है, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई कस्टमरी नोटिस दे दो CEO ऑफ द कंपनी को, या फिर एक लीगल नोटिस देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हम क्या करना है, हम डायरेक्टर्स को रिमूव करना चाह रहे हैं। अच्छा, डायरेक्टर्स अपॉइंट कैसे होते थे, मेंबर्स अपॉइंट करते थे डायरेक्टर्स को, राइट, मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं। तो अभी किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है तो वो कैसे रिमूव होंगे, तो डायरेक्टर्स रिमूव होंगे मेंबर्स के थ्रू ही। मेंबर्स जो अपॉइंट करता है वो ही रिमूव कर सकता है, तो ये तो तुम्हें समझ आ गया, मेंबर्स ही करेंगे। तो या तो जनरल मीटिंग में OR पास करेंगे या फिर जनरल मीटिंग में वो लोग SR पास करेंगे। C और D तो नहीं हो सकता, इसलिए हम बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। व्हेन एवर यू गेट कंफ्यूज कि आंसर क्या होगा, तो अपने खुद ने ही KBC की तरफ 50-50 डिप ले लेने का है कि 4 ऑप्शंस में से कुछ ऐसे 2 या 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे जो आपको श्योर शॉट लगेगा ये आंसर नहीं हो सकता। इन दैट केस आपको लगता है कि ये आंसर नहीं हो सकता है तो उसे हम एलिमिनेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर समझा कि डायरेक्टर्स अपॉइंट होता है मेंबर्स के थ्रू, तो डायरेक्टर्स को रिमूव भी मेंबर्स करेंगे जनरल मीटिंग में। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या हो गया, उनका पत्ता कट हो गया। अभी ऑप्शन ए और बी में से देखेंगे आप, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हो। हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। नेक्स्ट है, it is a capital that refers to the funds that a company raises in exchange for issuing an ownership interest। ये कैपिटल है जो कंपनी रेज करती है और एक्सचेंज में आपको क्या देती है, ओनरशिप इंटरेस्ट देती है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड मे ऑल्सो डिस्क्राइब द नंबर एंड टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर्स के थ्रू में आपको एक ओनरशिप देती है, साथ में नंबर भी बताएगी और टाइप्स ऑफ शेयर्स भी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बीइंग रेफर्ड, अभी बताया गया कि कौन सी तरह की कैपिटल की बात यहाँ पे करी गई है, शेयर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, डेट कैपिटल या फिर ट्रेडिंग कैपिटल। और हम तो भैया एक ही कैपिटल जानते हैं, कौन सी कैपिटल जिसके बदले में ओनरशिप मिलती है, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी शेयर कैपिटल है। शेयर्स लेंगे और बदले में हमें उसकी कंपनी की ओनरशिप मिलती है। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी शेयर कैपिटल। इजी पीजी क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है, इजी पीजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसे डाल रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आंखें बंद करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, राइट। As per the preamble of Constitution of India, the people of India have solemnly resolved to constitute India into, कैसे resolve किया है people of India ने, constitute क्या किया, कैसा इंडिया आपको बनाना है।
ABCD ऑप्शन है। अगेन आई एम सेइंग दिस कि ये क्वेश्चन ना बहुत बारी ना रिपीटेडली पूछा गया है। ABCD, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन, सेक्युलर, सुपरलेटिव, डेमोक्रेटिक, रिलीजियस। बहुत सारे वर्ड्स आ गए, इतने वर्ड्स तो है ही। देन है सोशलिस्ट, सिनर्जिस्टिक नहीं बाबा, स्कॉलिस्टिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिलीजियस, डेमोक्रेटिक। स्कॉलिस्ट तो है ही नहीं, हमें अच्छे से मुंह पे याद होना चाहिए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं हम इंडिया को। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए कि हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं। रिपीट करो मेरे साथ, सोवरेन, सोशलिस्ट, सिक्यूलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय लोग, हम इंडिया के लोग ऐसा इंडिया को बनाना चाहते हैं। कहाँ लिखा है? इंडिया के प्रीएम्बल में लिखा है। As per Article 12, unless the context otherwise requires dash, inter alia includes the government and parliament of India। किसको आप किसके अंदर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है? इज इट सेंटर, इज इट स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर? किसके हिसाब से देखना है बेटा? आर्टिकल 12 के हिसाब से। एंड आर्टिकल 12 किसको डिफाइन करता है जरा याद करिए। सी अगर आपको आर्टिकल्स याद नहीं है कौन सा आर्टिकल क्या बताता है तो इट इज़ वेरी हाई टाइम वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी दैट ये वाला आर्टिकल क्या डिफाइन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल क्या बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 12 देखते से ही दिमाग में आ जाना चाहिए। आर्टिकल 12 तो स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट क्या होता है। तो यहाँ पे बोला गया आर्टिकल 12 अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर स्टेट इंटर आलिया इंक्लूड। इसके हिसाब से स्टेट मतलब क्या? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर बी स्टेट आपका परफेक्ट आंसर है। अच्छा, इफ एनी वन ऑफ यू नो द केस लॉ, तो आप मुझे केस लॉ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि कौन से केस लॉ में बात हुई थी स्टेट के बारे में। और बहुत सारे वेरियस कैटेगरीज थी जहाँ पे हमने बताया कि जो लोकल अथॉरिटीज़ है उसको भी हम स्टेट मानेंगे। कोई ऐसी एंटिटी है जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है उसे हम स्टेट मानेंगे। कोई ऐसी एंटिटी जो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रही है गवर्नमेंट की तरफ से उसे भी आप स्टेट मानेंगे। कौन सा ऐसा केस लॉ था उसके बेसिस पे कुछ ये फैक्टर्स डिसाइड हुए थे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल बट विथ सर्टेन डैश फीचर्स। यहाँ पे बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली तो फेडरल है लेकिन कुछ डैश फीचर्स है। कैसे? यूनिटरी, फेडरेशन, फ्लेक्सिबल एंड नन ऑफ दीज। हंसी आ गई ना इस क्वेश्चन को देख के। हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्वासी फेडरल है तो बेसिकली तो फेडरल है लेकिन सर्टेन कौन से फीचर्स है? सर्टेन यूनिटरी फीचर्स है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली क्वासी फेडरल है। अच्छा, कौन सा केस लॉ था? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें ये चीज डिसाइड हुई थी आपकी। Who is known as the sculptor of Constitution of India? किसे आप मानोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्कल्प्टर? इज इट वीवी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर BR अम्बेडकर? और ये तो आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो गया और आपकी लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी हो गया। किसे हम मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्कल्प्टर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है? एंड ही इज नन अदर देन डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर स्कल्प्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाएंगी। नेक्स्ट है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर अमेंडिंग द प्रीएम्बल? कौन सा आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि यू कैन अमेंड द प्रीएम्बल? आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो। आपको पता होगा हमारे प्रीएम्बल में भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं। 44th अमेंडमेंट जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स ऐड करे गए थे। तो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो गाइडलाइन देता है प्रीएम्बल को अमेंड करने के लिए। 30, 200, 368 या फिर 256? आई नो काफ़ी कम बच्चों को पता होगा तो आप लोग तो तुक्का लगा ही रहेंगे, इसलिए मैं सही आंसर बता देती हूँ। आर्टिकल 368 बात करता है
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आर्टिकल जो अमेंड करता है प्रीएम्बल को, कौन सा आर्टिकल है? 368। 368 आर्टिकल बात करता है अमेंडमेंट इन प्रीएम्बल, अमेंडमेंट इन प्रीएम्बल। नोट कर लीजिएगा मेरे साथ, इट इज इंपॉर्टेंट, आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट इन प्रीएम्बल के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 368। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the constitution, insofar as they are inconsistent with part 2 fundamental rights, shall to the extent of such inconsistency be void। अच्छा, दिमाग घुमा क्या? समझ नहीं आया कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी दिखेंगे वेयर आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि एक्चुअली में भैया पूछना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, ये आपको समझ नहीं आएगा। सो इधर भी क्या करना है, 2 बार ही पढ़ना है हमें, और मेन की पॉइंट्स उठाने का आप ट्राई करोगे। क्या बोला है? कौन सा आर्टिकल बात करता है? बेसिकली कोई आर्टिकल पूछ रहा है क्वेश्चन में, कौन सा आर्टिकल बात करता है कि सारे लॉज जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में थे कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो भी थे वो अगर इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होंगे तो वो वॉइड हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ हमने सिर्फ एक आर्टिकल के बारे में ही ऐसा पढ़ा है, वो आर्टिकल आपको याद आ जाना चाहिए। अच्छा चलो, फिर भी आपको याद नहीं आता तो जैसा कि मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल क्या बात करता है, ठीक है, हम धीरे से समझेंगे। हम देख कर आए कि आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में बात करता है, तो कहीं कहीं से भी आर्टिकल 12 का कोई रिलेशन नहीं है। आर्टिकल 14 तो इक्वलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक कौन सा आर्टिकल बचा आपका? आर्टिकल नंबर 13। अच्छा, आर्टिकल नंबर 13 हमने पढ़ा था कि दोनों लॉज पे लगता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे भी। अगर आप ऐसा कोई लॉ बनाते हो जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसे हम वॉइड कर लेंगे, या फिर फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो उसे हम वॉइड कर लेंगे। क्वेश्चन भी यही बात पूछ रहा है, सेम टू सेम हो गया। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 13। इसीलिए आई एम सेइंग कि ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात करता है। एक लिस्ट बना दीजिए आर्टिकल क्या से पता होना चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है, लिख डालो, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स टीथ टू द फंडामेंटल राइट्स। द आर्टिकल रिलेट्स टू, यहाँ पे बोला गया कि आर्टिकल नंबर 13 टीथ देता है फंडामेंटल राइट्स का। ये आर्टिकल किससे रिलेट करता है? लॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन फोर्स ओनली, फ्यूचर लॉज बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ए एंड बी। कौन से लॉज के बारे में आर्टिकल 13 बात करता है? ऐसे लॉज जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन एट प्रेजेंट, फ्यूचर लॉज जो बनने वाले उनके बारे में, बोथ एंड बी या दोनों में से कुछ नहीं भी, नो कि ये सभी लॉज के बारे में बात करता है, चाहे वो फ्यूचर में बनने वाले हो चाहे वो अभी एट प्रेजेंट बन रहे हो। सो कैन आई से द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी के बारे में बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 13। ठीक है बच्चा, तो आर्टिकल 13 बेसिकली ना गेट कीपर की तरह खड़ा होता है। आर्टिकल 14 से आपके स्टार्ट होते, उससे पहले आर्टिकल 13 गेट कीपर जैसे खड़ा होता है कि अगर आप ऐसा कोई लॉ है या फ्यूचर में कोई लॉ बनाने वाले हो जो किसको वायलेट कर रहा है, जो आपका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ को व्हाट वी विल डिक्लेयर इज, उस लॉ को हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो उसे आप लोग वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लैंडमार्क केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा ऐसा लैंडमार्क केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कौन सा केस लॉ था? कस्तूरी लाल रालिया राम केस, IR कोलो केस, गोलकानंद केस, या फिर केशवानंद भारती केस? अभी अभी हम पढ़कर आए कौन से केस में बेसिकली बात हुई थी स्ट्रक्चर की, बेसिकली बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड हियर द करेक्ट आंसर वुड बी बेटा हमारा केशवानंदा भारती केस में ये चीज़ डिसाइड हुई थी। ये केस इंपॉर्टेंट है, इस केस को आपको ध्यान रखना है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल याद कर लो, लेकिन जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके दिमाग में ये केस लॉ आना चाहिए।
Next is, which of the following justice is not secured to all its citizens according to preamble of the Constitution of India? इनमें से कौन सा जस्टिस सिक्योर नहीं किया गया था? सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल? या कंफ्यूज हुए क्या? कौन सा जस्टिस नहीं था? हमने जब प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, वी हैव सीन कि कौन से जस्टिस के बारे में बात करता है. यहाँ पे कौन सा जस्टिस के बारे में बात हुई है? कैसे देखा था हमने? सेप, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. तो फाइनेंशियल जस्टिस के बारे में बात नहीं हुई है. तो कौन सा डिक्लेयर नहीं किया, कौन सा सिक्योर नहीं किया? फाइनेंशियल जस्टिस इज नॉट सिक्योर्ड. नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. किसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलोगे? कौन से अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? सबसे पहला बोला गया 42nd ऑफ अमेंडमेंट, ये जो 42nd वाला है. अच्छा, नेक्स्ट बोला गया सेकेंड अमेंडमेंट. ओके, फिर बोला गया फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है बाबा, और फिर बोला गया 69th अमेंडमेंट. तो किसे आप बोलते हो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से? एंड हियर द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट में इतने अमेंडमेंट हुए तो हमने इसका नाम क्या दे दिया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछा जाता है. यू कैन सी ई बुलेटिन में 2 बारी आया है, रिपीटेडली पूछा गया है. हमने जो मॉक टेस्ट किया था उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड इट. ठीक है. Next is, dash schedule of the Constitution of India deals with allocation of powers and functions between union and states. It contains 3 lists such as union list, state list and concurrent list. तो यहाँ पे बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा शेड्यूल बात करता है अलोकेशन ऑफ पावर के बारे में. 3 लिस्ट बताई गई है यहाँ पे. यू हैव टू सी 4th शेड्यूल, 7th, 5th या 6th. तो आई हैव टोल्ड यू कि एक ऐसा शेड्यूल है, यस, जो बताता है कि 3 तरह से लिस्ट बनाई गई है. हमने कैसे लिस्ट बनाई है? यूनियन, स्टेट एंड कोकरेंट लिस्ट. अच्छा, यूनियन लिस्ट के जो भी मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड लॉज कौन बनाता है? आपका पार्लियामेंट. स्टेट रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड लॉज बनाता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर. एंड कोकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर बनाते हैं, विच इज हमारा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं मिलकर. पर कौन सा शेड्यूल बात करता है? तो यहाँ पे आपका 7th शेड्यूल बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के. 3 तरह के लिस्ट है जहाँ पे पावर अलोकेट की गई है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. क्या ये शेड्यूल याद करना है? यस, ये शेड्यूल याद होना चाहिए. 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बात करता है. एंड दिस वॉज योर क्वेश्चन इन CSET मॉक टेस्ट के अंदर. ये आपका क्वेश्चन आया था. अगेन आई एम मार्किंग इट एज इम्पॉर्टेंट. अच्छा, अभी तक आप लोग मुझे वीडियो पॉज करके जरा कमेंट सेक्शन में बताएं 40 क्वेश्चन तक कैसे लग रहे हैं. इज इट मैनेजेबल? मतलब कि कर सकते हो सॉल्व इजीली, मज़ा आ रहा है करने में, या दिमाग में ज़्यादा प्रेशर आ रहा है? डर तो नहीं लग रहा है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे? किस तरह का फील हो रहा है? जस्ट लेट मी नो, ताकि मुझे पता चले कि इन बच्चों की प्रिपरेशन अभी तक कैसी चल रही. क्या आपको और ज़रूरत है वीडियोज़ की? क्या आपको MCQ सॉल्व करना है? कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको फिर से समझना है? मुझे ज़रूर बताइए. या फिर सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है मैम, सब आ रहा है अच्छे से, कुछ नया सीखने को मिल रहा है जिससे हम सीख रहे हैं? मुझे ज़रूर बताना अभी तक. चलो बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. Which list in the Constitution of India contains subjects of national importance such as citizenship, foreign affairs and atomic energy? कौन सी लिस्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नेशनल इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स है? सिटीजनशिप जैसे, फॉरेन अफेयर्स या एटॉमिक एनर्जी. ये कुछ लिस्ट है, आप बताओ कौन से लिस्ट के अंदर ये मैटर्स है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो कि आई नो आप लोगों के अंदर है. चलो, यहाँ पे ना आपका करेक्ट आंसर होगा यूनियन लिस्ट. यानी कि फर्स्ट लिस्ट जो होती है आपकी, वो मैटर्स बनाती है रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. सिटीजनशिप वाले, फॉरेन अफेयर्स एंड एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं कौन बनाएगा? यूनियन लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट लॉज बनाती है. यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा? हमारा यूनियन लिस्ट. नेक्स्ट, no one can be convicted twice for the same offense, this doctrine is called. और इधर क्या हो गया बाबा? इधर सब ऊपर गया दिमाग से.
तो अगैन इफ यू सी योर CSET रेफरेंस रीडिंग मटेरियल जो कि ICSI ने इशू किया है, कहीं पर भी आर्टिकल नहीं दे रखा है। ये प्रोविजन बात करता है आर्टिकल 20 के बारे में, ठीक है। तो आप देखो तो आर्टिकल 20 गिवन ही नहीं है, बट ये क्वेश्चन किसका पूछ लिया, उसी आर्टिकल 20 का जो आपके रेफरेंस रीडिंग मटेरियल में नहीं है। कहाँ पूछा है, आपके मॉक टेस्ट के अंदर पूछा गया। सो इट मीन्स वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पता ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पे बोला गया किसी भी पर्सन को आप सेम ऑफेंस के लिए 2 बार कन्विक्ट नहीं कर सकते, 2 बार ही पनिश नहीं कर सकते हो। उस डॉक्ट्रिन को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। उस डॉक्ट्रिन को अपन बोलते हैं डबल जियोपार्डी। यानी कि अगर एक बारी मैंने कुछ गलत किया है, मुझे उसकी पनिशमेंट मिल गई, तो फिर से आप मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, आकाश ने करी है चीटिंग, ठीक है। आकाश ने चीटिंग करी है, आकाश को उसकी पनिशमेंट भी मिल गई है, आकाश को गॉट पनिश्ड। तो अभी फिर से आकाश को यही सेम चीटिंग के लिए पनिशमेंट दोबारा नहीं होगी, दोबारा पनिशमेंट नहीं होगी। अच्छा, फिर से समझाती हूँ, कौन चीज दोबारा पनिशमेंट नहीं होगी। अच्छा चलो, आकाश को चीटिंग के लिए पनिशमेंट मिल गई है, एक बार उसने पनिशमेंट ले ली। अभी आकाश ना दोबारा से चीटिंग करता है किसी के साथ। ये चीटिंग उसने करी थी मार्च में, जिसकी पनिशमेंट उसे मिल गई है। अभी जून में आकाश फिर से चीटिंग करता है किसी के साथ, तो क्या फिर से उसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए क्या, क्योंकि एक बार तो मिल गई। नहीं, यहाँ पे आकाश विल गॉट पनिश्ड, क्योंकि उसने अलग क्राइम किया है, अलग पनिशमेंट मिलेगी उसको। ये मार्च में जो चीटिंग करी थी उसका एक बार उसको पनिशमेंट मिल गया, अभी मार्च में जो चीटिंग करी उसका वापस से उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये आपका आर्टिकल 20 बोलता है कि किसी भी पर्सन को आप 2 बार पनिश नहीं कर सकते सेम ऑफेंस के लिए। यानी कि एक बार मार्च में जब चीटिंग करी तो उसे 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो जून में चीटिंग करता है तो इधर उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे उसने दोनों अलग अलग चीजें कमेंट करी होगी। समझ आया क्या, ये क्लियर हुआ। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, चोरी वाला एग्जाम्पल देती हूँ जिससे और क्लियरिटी मिलेगी आपको। चलो, एक एग्जाम्पल समझिए। ये है हमारा बदमाश, नाम ही बदमाश है भैया। अभी नाम बदमाश है मतलब काम भी बदमाशी वाला करेगा। बदमाश ने करी है चोरी, ठीक है। बदमाश ने चोरी करी थी, कब चोरी करी, बदमाश ने चोरी करी मई में। चोरी का बदमाश को मिला पनिशमेंट, जेल जाना पड़ा, जेल की चक्की पीसनी पड़ी, जेल का आटा खाना पड़ा। उसको पनिशमेंट मिल गई चोरी के लिए, पनिशमेंट मिल गई, जेल जाकर आ गया, 2 महीने फिर से निकल गया। पनिशमेंट क्या था, मान लो 2 महीने का जेल था। जेल से वापस निकला वो, फिर से कोई पर्सन बोलता है कि इसे क्या करो, आप वापस से इसे पनिशमेंट दे दो। तो यहाँ पे ये बदमाश भाई बोलेगा कि मैंने जो क्राइम कमिट किया था मुझे एक बार उसकी पनिशमेंट मिल गई, अभी सेम ऑफेंस की, सेम जो भी मैंने क्राइम कमिट किया उसकी मेरे को 2 बारी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये मेरा हक है। कौन सा हक है, आर्टिकल 20 बात करता है कि कोई भी पर्सन को 2 बारी कमिटमेंट नहीं मिलेगी, 2 बारी कन्विक्ट नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए। सेम ऑफेंस के लिए यानी कि उसने एक बारी चोरी करी, इसके लिए उसे 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर बदमाश निकल गया 2 महीने बाद जेल से, लेकिन बदमाश सुधरा नहीं, बदमाश ने क्या किया है, जून में बहुत ज्यादा चोरी करी, क्या उसे जून में जो उसने चोरी करी उसका पनिशमेंट मिलेगा? यस, उसका पनिशमेंट उसे मिलेगा। क्या बदमाश ये बोल सकता है कि एक बार पनिशमेंट ले तो लिया ना बाबा, एक बार जेल जाकर तो आगे नहीं बोल सकता है, बिकॉज कि जो वो जेल गया था मई में उसने चोरी करी थी, उसका जेल गया था, ये अलग ऑफेंस किया तो अलग पनिशमेंट भी मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आपको समझा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है डबल जियोपार्डी, यानी कि डबल बार आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी फॉर द सेम ऑफेंस। अगर आपको आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 20 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ से आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ काम का जरूर सीखा होगा।
नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंशियल रूल इन अ स्टेट। यहाँ पे आपको आर्टिकल बताना है कि कौन से आर्टिकल्स के तहत प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज कर सकता है स्टेट के अंदर। सो यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल बता देती हूँ। आर्टिकल 356 के हिसाब से प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल रूल को इम्पोज कर सकता है स्टेट के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी ई बुलेटिन में काफ़ी बारी पूछा गया। यू कैन सी 1 2 3 4 और साथ ही में आपके मॉक टेस्ट में भी पूछा गया, तो रिपीटेड है, जिसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो आपको आर्टिकल नंबर यहाँ पर याद कर लेना है। मैं नहीं चाहती कि जब आप लीगल एप्टीट्यूड के एग्जाम दो और आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग है तारे जमीन पर, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। इसलिए आई वांट टू मेक यू प्रिपेयर। अभी नए नए क्वेश्चंस करो। अभी अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा चलेगा बाबा, अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, बट अभी इतना प्रिपेयर हो जाओ कि एमसीक्यू एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए यू विल बी एबल टू आंसर इट। हम एलिमिनेशन मेथड से आंसर कर सकते हैं 2-3 एमसीक्यूज का जो आपको नहीं है, लेकिन जो बाकी के एमसीक्यूज हो जाएंगे इतनी अच्छे से तैयारी कर लो ना, दैट मस्त मस्त हो के आप एग्जाम दे कर आओ और पूरे विश्वास से एग्जाम दे कर आओ कि लीगल एप्टीट्यूड में फोड़ोगे। मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट लेक्चर बोला था कि लीगल एप्टीट्यूड में आपको फेवरेट बना दूंगी, एंड आई एम ऑन माई वे। मैं बना चुकी हूँ कुछ बच्चों का तो लीगल एप्टीट्यूड फेवरेट, कुछ बच्चों का जो थोड़ा सा बाकी रह गया है वो भी मॉक टेस्ट और मैराथन से फेवरेट हो जाएगा। सी, जब आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं एंड आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो मजा आता है। ईजी क्या होता है और हार्ड क्या होता है? अगर हमें आ रहा है तो वो ईजी है, अगर हमें नहीं आ रहा है तो उसे हम हार्ड बना लेते हैं। वही यहाँ पर चीज़ है कि हमें आ रहा है ना, लीगल एप्टीट्यूड समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लीगल एप्टीट्यूड के एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, ईजी हो गया हमारे लिए। तो यही चीज़ें बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो और एमसीक्यूज मेरे संग सॉल्व करते जाओ। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देख लो, सो दैट आपको ये आर्टिकल्स नंबर याद हो जाएंगे और एमसीक्यूज के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। देखोगे ना गाइस? बताइए, अपनी दीदी की बात मानते हो ना आप लोग? How many rights are guaranteed by Article 19, Clause 1 of the Constitution to the citizen of India? तो आर्टिकल 19 के हिसाब से कितनी राइट्स है? बताइए, आर्टिकल 19 के हिसाब से कितनी राइट्स आपको मिलती हैं? एंड यहाँ पर बैठा बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आर्टिकल 19 के अंदर जो मैंने राइट्स करवाई थी, आपको याद, 19A से लेकर G तक की, जिसमें से एक आपकी एलिमिनेट हो चुका है, राइट? कैसे याद करवाया था मैंने? एक निमोनिक बताया था, कुछ तो बताया था, बोलकर मिलो, एसोसिएशन बनाए, क्या था वो निमोनिक? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, साथ ही में मुझे राइट्स भी बताएंगे, ताकि मुझे पता चले इन बच्चों को निमोनिक से कितनी हेल्प हुई है और वो दिमाग में याद रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है। अच्छा चलो, कितनी राइट्स है आर्टिकल 19 के अंदर? तो आर्टिकल 19 के अंदर दीदी 6 राइट्स हैं, टोटल 6 राइट्स हैं। अच्छा ये भी बता दो, आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट्स हैं, आर दे एब्सोल्यूट या फिर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं? यस, उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कंसिडर करूं, तो मैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोल सकती जो किसी को डिफेम कर रही हो। इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की सोवरेनिटी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं बोल सकती, कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं कर सकती हूँ। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है आर्टिकल 19 के अंदर, दे आर सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है काफी बारी कि आर दे एब्सोल्यूट या फिर रिस्ट्रिक्शंस है। तो आर्टिकल 19 के अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। डन। नेक्स्ट है, according to article 21A of the constitution of India, the state shall provide free and compulsory education to all the children of the age of, state कंपल्सरी एजुकेशन दे रही, फ्री एजुकेशन दे रही, लेकिन किन बच्चों को? क्या उनका एज ग्रुप होगा? तो उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए? 8 to 18 ईयर्स, 14 to 24 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स या 8 to 18 ईयर्स? यह आंसर तो सभी को पता है कि दीदी 6 to 14 ईयर्स उसकी एज रहेगी। अगर आपकी एज 6 to 14 ईयर्स के बीच में, तो 21A आर्टिकल के हिसाब से आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। आर्टिकल नंबर भी याद रखना है, एज ग्रुप भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू लाइफ विच इज अ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से सभी सिटीजन्स के पास राइट टू लाइफ होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें? स्टैट्यूटरी ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, वॉलंटरी ड्यूटी या फंडामेंटल राइट्स?
कौन सी चीज है? ये है आपकी फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी सभी के पास होनी चाहिए। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है विच इज फंडामेंटल राइट। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगैन यू कैन सी कि 3 times इट इज बीन मेंशन इन योर CSET बुलेटिन के अंदर। कुछ कुछ तो काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली मैनेज हो जाएंगे। आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस द कंसेप्ट ऑफ राइट टू इक्वलिटी। कौन सा आर्टिकल बात करता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में? बिना ऑप्शंस देखे भी यू शुड नो कि आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, ये आपका राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14। सारे आर्टिकल्स नंबर आपको पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी ABCD को पढ़ने से पहले ये ध्यान रखो कि आर्टिकल 32 क्या था। आर्टिकल 32 था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कि अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो आप रीट पिटीशन फाइल कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के सामने। अभी हम ऑप्शंस देखना है और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार आप स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। क्या आपने ABCD चारों स्टेटमेंट्स पढ़ी है? पहली स्टेटमेंट बोलती है द आर्टिकल स्टेट्स दैट पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर एनी ऑफ द कोर्ट्स विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट टू इशू ऑर्डर्स और डायरेक्शंस। बट हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि पार्लियामेंट ना एम्पावर कर सकती है। यस, पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो रही है बिकॉज यहाँ पे बोला पार्लियामेंट कैन नॉट, एंड B और C और D आपको पढ़ना ही नहीं है, हमें स्मार्ट तरीका अपनाना है। ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स स्टेटमेंट मानी जाएगी। परफेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। As per Article 254 of the Indian Constitution, in case of inconsistency between the laws made by the Parliament and the state legislature, which shall prevail? क्या prevail होना चाहिए? यहाँ पे बोला गया अगर कुछ inconsistency आ गई किसके बीच में? पार्लियामेंट के लॉज के बीच में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज के बीच में, तो क्या प्रिवेल करेगा? किसकी सुनोगे आप एंड किसकी सुनेंगे? हम लोग सुनने वाले हैं पार्लियामेंट की। अगर पार्लियामेंट के बीच में और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में कुछ इनकंसिस्टेंसी आ जाती तो आप किसकी सुनोगे? आप पार्लियामेंट की सुनोगे, आप पार्लियामेंट की फॉलो करेंगे। ठीक है, सो वी हैव सीन दैट कि अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई इनकंसिस्टेंसी है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज के बीच में, तो क्या प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ प्रिवेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो ऐसे लेमन लैंग्वेज में कि कोई इनकंसिस्टेंसी किसके बीच में? तुम्हारा कोई बड़ा भाई या फिर बड़ी बहन है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि बड़ी बहन है और मदर फादर है, माँ पापा है। बड़ी बहन को भी कुछ हक होता है कुछ डिसीजंस लेने का, राइट? और मम्मी पापा को तो होता ही है। इन दैट केस मान लो आपका एल्डर सिबलिंग अलग बात बोल रहा है और मम्मा पापा अलग बात बोल रहे हैं, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? ये बट ऑब्वियस सी बात है आपके मम्मी पापा का लॉ प्रिवेल करेगा। वैसे ही अगर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, वो ऊपर माना जाएगा। Next है which of the following state having two houses such as both legislative assembly and legislative council? आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट में दोनों ही हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। वी हैव सीन कि कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स है। महाराष्ट्र ये सही है, कर्नाटका में है क्या? है। तमिलनाडु में एज पर योर CSET रेफरेंस मटेरियल है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों में ही दोनों ही हाउसेस है विच इज लेजिस्लेटिव
असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आपके ई बुलेटिन का क्वेश्चन रहा है। अच्छा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिस्पेक्टिवली इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे हमें बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है। चीख चीख कर याद करवाया था मैंने आपको मेरी क्लास में कि मैक्सिमम 500 है और मिनिमम 60 है। अच्छा, कौन सा ऑप्शन है आपका? यस, ऑप्शन नंबर सी 560 वाला। ये कुछ चीज़ें ना आपको मुंह पर याद होनी चाहिए। मैक्सिमम 500 तक हो सकता है और मिनिमम कितना होगा? 60 में। कहाँ पर देख रहे हैं हम बेटा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगेन ये आपका CSET का पास्ट ईयर क्वेश्चन रहा है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द अपर हाउस राज्यसभा एनविसेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? याद करो 552, मैक्सिमम 552 लोग हो सकते हैं आपके राज्यसभा के अंदर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी 552। देखो ये सब कुछ फिगर्स से वी हैव सीन कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ आखिरी के पार्ट में आपको काफ़ी सारे फिगर्स मिलेंगे। वो फिगर्स का एक ही चीज़ है कि बार बार पढ़ो, बार बार रिकॉल करो और वो फिगर्स आपको याद हो जाएंगे। इवन MCQ के ऑप्शंस देख के तो याद आ ही जाएगा आपको। नेक्स्ट है हमारा द काउंसिल ऑफ स्टेट शिल कंसिस्ट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स एज द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। कितने लोग होते हैं? मैंने इसका बाइफरिकेशन भी बताया था आपको। टोटल देयर आर 250, जिसमें से बाइफर्केशन होता है 238 एंड 12 का। यहाँ पे पूछा है कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 250 होंगे आपके। ठीक है, जिन्होंने सही आंसर्स बताया लेट मी नो। आपको ध्यान है, मतलब आपको नंबर्स रिकॉल हो रहे हैं, एंड जिनको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है नो डाउट आपको फिर से पढ़ना रहेगा, नंबर्स को रिकॉल करने का हमें ज़रूरत रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन। स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यहाँ पे क्या पूछा गया? हड़बड़ी नहीं करनी, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की किसके पास? स्टेट बोला गया, और जहाँ पर स्टेट आएगा तो स्टेट का करता धरता कौन बाबा? स्टेट का करता धरता है गवर्नर। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। अच्छा, यहाँ पे स्टेट नहीं बोला होता, अगर बोला होता एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ पूरा कंट्री बताओ, तो उधर आंसर क्या होता? गवर्नर नहीं होता, फिर आंसर हमारा प्रेसिडेंट होता है। छोटे छोटे वर्ड्स का खेल है, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत शांति से आपको पढ़ना है, ध्यान आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है एज पर आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? देखो कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, एंड फिर सब लोग मिलके बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए स्टेचुटरी बॉडी इन द ईयर ICSI। कौन से ईयर में स्टैट्यूटरी बॉडी बना? एक्ट, ICSI एक्ट कौन सा है? याद करो एक्ट का नाम, ईयर क्या है यहाँ पे? CS एक्ट 1980। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी बना वो 1980 के अंदर। ईयर आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में फिट कर देने का। To mark the beginning of Golden Jubilee celebration of ICSI, the motto formally adopted by ICSI in April 2017 is। यहाँ पे हमें समझ आ रहा है बच्चा कि हम मोटो की बात कर रहे हैं। कौन सा मोटो अडॉप्ट हुआ? ये कुछ 4 ऑप्शंस है आपके सामने। सत्यम वदम धर्मम चरम, नहीं इनायना सदर्शम, पवित्रम द विरावे विद्याते, कोशानूलो दंदा, या फिर सत्यमेव जयते। थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करिए, क्या मोटो था? तो मैंने बोला था विजन मिशन मोटो ना, याद होना चाहिए। मोटो था स्पीक द ट्रूथ अबाइड बाय द लॉ, यानी कि इसको जब हम हिंदी में बोलेंगे बच्चे, सत्यम वदम धर्मम चरम। जब भी मैंने इसकी क्लास ली थी मैंने मोटो को हिंदी में भी बोला था, सो दैट आपको याद रहे। एंड दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल कि मोटो इंग्लिश में नहीं दे रखा था, हिंदी में दे रखे थे, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। बट हम ऐसे कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं, हम तो
सीएस वाला के स्टूडेंट्स हैं, तो सत्यम वदम धर्मम चरम, विच इज स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ, ये आपको ध्यान रखना है। स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय लॉ, ये अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, which is what is the vision of ICSI? अपना इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, क्या विजन क्या है, क्या दूर की सोच है यहाँ पे? पहला है टू बी अ ग्लोबल लीडर ऑफ गवर्नेंस, सेकेंड टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, थर्ड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने का, एंड फोर्थ इज टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड याद करिए विजन ऑफ ICSI, कोई नींद में भी पूछा आपको याद रहना चाहिए विजन, मिशन और मोटो। ICSI का विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा लगे हाथ मुझे ये भी बता दो कि ICSI का मिशन क्या है? मिशन है टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स जो कि फैसिलिटेट करेंगे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और मोटो तो अभी हम लोग पढ़कर ही आए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर, ये सभी पढ़ के आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। स्टेटमेंट पढ़िए, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी जो कि सेटअप हुई है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। द CS एक्ट 1980 के अंदर आपका ICSI बना है। दूसरा बोला है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर द जूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, की ICSI ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर फंक्शन करता है। हमें अच्छे से याद है कि ICSI CS एक्ट 1980 के अंदर तो बड़ा है, पार्लियामेंट की बॉडी भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं करता। इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो कहना ही से कि इधर आपकी करेक्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड क्या है? सेकंड फॉल्स है। फटाफट ऑप्शंस ढूंढेंगे फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स का। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, पहला वाला ट्रू है एंड सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच करेक्टली स्टेट्स द विजन ऑफ ICSI। अरे यार अभी पढ़कर आए हम लोग, ICSI का विजन टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रिपीट करना है मेरे साथ आपको ताकि आप बिल्कुल भी इसे ना भूलेंगे। विजन क्या है हमारा? ग्लोबल लीडर ढूंढो ढूंढो ढूंढो, दिस इज इट। सो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका रहेगा। फालतू टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है बाकी ऑप्शंस पढ़ने में, अगर आपको अच्छे से पता है करेक्ट आंसर क्या है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग द ऑप्शंस। अगर आप 100% श्योर हो, अगेन मैं कह रही हूँ 100% श्योर हो, अगर आप 99% श्योर हो, 1% भी डाउट है तो सारे ऑप्शंस पढ़ो। अदरवाइज आपको अच्छे से पता है विजन, मिशन, मोटो, तो आप डायरेक्टली करेक्ट आंसर देखोगे, करेक्ट ऑप्शन देखोगे और उस पर टिक कर दोगे। Next is which of the following options given below is incorrect with reference to the role of CS in practice। आपको क्या बताना है? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें से गलत है PCS के बारे में। चलो, रिप्रेजेंटेटिंग इन सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल, यस सेट में तो रिप्रेजेंट करता है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में रिप्रेजेंट करता है, यस। NCLT में रिप्रेजेंट करता है, यस। ट्वेल्थ है रिप्रेजेंटिंग इन सिटी सिविल कोड, ना बाबा ना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते सिटी सिविल कोर्ट में। तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट आंसर क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका परफेक्ट आंसर माना जाएगा। ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन था। Which of the following are the functions of Institute of Company Secretaries of India? इनमें से कौन सा फंक्शन है आपके ICSI का? दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, बहुत बारी पूछा गया है। एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट, रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट। थर्ड है हमारा कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल ऑफ द अबव। ICSI हमारी जो बॉडी वो सारे के सारे काम करती है, ऑल ऑफ द अबव काम करती है। तो करेक्ट आंसर क्या अपना? ऑप्शन नंबर डी। मॉक टेस्ट में यू कैन सी और ई बुलेटिन में भी काफी बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। Next, as per section 205 of the Companies Act 2013, one of the function of CS shall be to ensure the company complies with applicable secretarial standard। यहाँ पे बोला गया है सेक्शन 205 के हिसाब से CS का एक फंक्शन रहता है कि वो ध्यान रखे कि कंपनी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रही है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। यहाँ तक ये क्वेश्चन नहीं है
क्वेश्चन ये है कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू कौन करता है, जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड फॉलो करवाने इसे इशू कौन करता है। ऑप्शंस देखिए, ICSI, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना है, विच इज नॉट सो कॉमन नाउअडेज। कॉमन सेंस लगाएंगे कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इशू कौन करता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना तो सोचो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स किससे मैच कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी से लेके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ICSI। ये आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ICSI सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स को इशू करता है जो कि कंपनी को फॉलो करने होते हैं, जिसमें से 2 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आप मेरे संग पढ़ोगे CS एग्जीक्यूटिव में, SS1 और SS2, जो कि बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के बारे में बात करते हैं। हम एग्जीक्यूटिव में काफी डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि ICSI इशू करता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, और वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स कंपनी कंप्लाई करे, ये ड्यूटी होती है हमारी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, हमारी ये ड्यूटी होगी कि कंपनी उसे फॉलो करेगी। अगेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द कोर वैल्यूज ऑफ ICSI? कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? अभी जहां जहां कोर वैल्यूज आएगा वहां वहां आपके दिमाग में आना चाहिए हमने कोर वैल्यूज का क्या मेमोरी टेक्निक पढ़ा था। हमने पढ़ा था राइज ओ, यस, राइज ओ से हमने पढ़ा था कोर वैल्यूज। क्या था? रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टेक होल्डर सेंट्रिक, एथिक्स, एंड ओ से ओनरशिप। अच्छा, रिलायबिलिटी है, हाँ, इंटीग्रिटी, ओनरशिप, सेल्फ रियलाइजेशन, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ, हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता रहता है टाइम टाइम पे, लेकिन वो कोर वैल्यूज ICSI की नहीं होगी। तो यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन विल बी द करेक्ट आंसर, कि ये इनकरेक्ट है। अगर आप कोर वैल्यूज देखोगे तो सेल्फ रियलाइजेशन कोई भी कोर वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कोर वैल्यूज ऑफ द ICSI फ्रॉम द ऑप्शंस लिस्टेड बिलो। आपको बताना है कि कौन सी कोर वैल्यूज है, और मैंने अभी भी बताया जहां जहां कोर वैल्यूज आएगा दिमाग में याद कर लेना का है अपने को राइज ओ। जहां जहां कोर वैल्यूज आया राइज ओ हमने याद किया है। इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप, स्टेक होल्डर सेंट्रिक, यानी कि सारी की सारी क्या है, सारी की सारी आपकी कोर वैल्यूज आएगी। 1 2 3 4 5 कहाँ है ऑप्शन में? ये रहा अपना ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये सभी क्या है आपका, ये सभी अपना कोर वैल्यूज रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्या है आपका, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी सेक्रेटरी को क्या मानोगे? तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से CS को क्या कंसिडर करते हो कि MP ऑफ द कंपनी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICSI का रिप्रेजेंटेटिव है भैया, या फिर एजेंट है सेबी का, या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है। तो CS को एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पे रखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, सेक्शन 205 के हिसाब से हमने CS को माना गया है की मैनेजरियल पर्सोनल ऑफ द कंपनी, एंड हियर द करेक्ट आंसर वुड बी की MP ऑफ द कंपनी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना है CS को क्या मानते हैं हम, CS को की MP मानते हैं, विच इज की मैनेजरियल एंड पर्सोनल, की मैनेजरियल पर्सोनल, आपको ध्यान रखने का रहेगा। ठीक है, चल, Article 17 says that dash is abolished and its practice in any form is forbidden. Article 17 बोलता है ये नहीं करना है आपको। अभी जहां आर्टिकल बोला याद करो ये आर्टिकल क्या बात करता है। तो आर्टिकल 17 हमें याद है दीदी, आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में। यस, तो अनटचेबिलिटी अबॉलिश है और आपको वो नहीं करनी रहेगी। जिन बच्चों को आर्टिकल्स नहीं आता है वो कंफ्यूज होंगे बी पॉइंट में और डी पॉइंट में कि चाइल्ड लेबर भी मना था यार, अनटचेबिलिटी भी बना है, लेकिन कौन सा आर्टिकल बात करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको याद होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात करता है। हियर द करेक्ट आंसर वुड बी आर्टिकल 17 बात करता है दैट अनटचेबिलिटी अबॉलिश है, किसी भी फॉर्म में आपको वो प्रैक्टिस करनी नहीं रहेगी। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, थोड़ा सा हिंट दे रखा था मैंने जो मैं इरेज कर देती हूँ। पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को, थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन बोलता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स शेल कंसिस्ट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट
फॉर्म अमंग द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। पीछे पढ़कर आए हैं हम, यस पीछे पढ़कर आए हम लोग। क्या 250 होते हैं टोटल, जिसमें से 238 और 12 का बाइफोकेशन था। 12 कौन होते हैं, ये जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वही होते। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स को गाइस प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनेट करता रहेगा। अच्छा नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अरे सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ना कनाडा, ना यूके, ना यूएसए, हम सबसे आगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। तो ये आपका इंडिया आंसर, ये आपका जनरल नॉलेज वाला भी हो गया और हमारा लीगल एप्टीट्यूड वाला भी हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या आप लोगों को अभी तक मजा आ रही है, क्या मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसा लग रहा है कुछ नया जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, जो पढ़ा था वो रिवाइज हो रहा है क्या, जस्ट लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए promises to make a gift of ₹500 to B and subsequently changes his mind and B sues him for the breach of contract, is the suit valid? क्या हो रहा है यहाँ पे, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुम्हें ₹500 का गिफ्ट दूंगा। बी ने बोला ठीक है भाई दे देना, मुझे क्या दिक्कत है, बट ए ने ना फिर अपना मन बदल दिया, बोलता है कि नहीं देने का मुझे। तो क्या बी केस फाइल कर सकता है क्या ए पे उन ₹500 के लिए, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के। दो ऑप्शंस येस के हैं, दो ऑप्शंस नो के हैं। पहला बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, एनफोर्सेबल है। दूसरा बोलता है नहीं बिकॉज कंसिडरेशन मिसिंग है। थर्ड बोलता है क्योंकि ऑफर नहीं हुआ। एंड फोर्थ बोलता है यस आप कर सकते हो, सारे वैलिड एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन तो है ही नहीं। ए बोल रहा है मैं तुम्हें ₹500 दूंगा, लेकिन बी बदले में क्या कर रहा है, बी कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ही कैन नॉट स्यू बिकॉज कंसिडरेशन मिसिंग है। अच्छा मुझे लगे हाथ बता दीजिए कंसिडरेशन का सेक्शन क्या है। हमने याद किया है कंसिडरेशन का सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज डी, सी के बाद आता है डी एंड इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, आप भी बदले में कुछ दे रहे हो तभी वो क्या माना जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, टेल मी प्लीज गाइस, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, क्या कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए या इलीगल होना चाहिए। तो आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर आता है कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है कंसिडरेशन के, जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए आपने किया है तो वो चलेगा, कंप्लीटेड गिफ्ट है तो चलेगा, ये कुछ क्या है आपके एक्सेप्शंस है कंसिडरेशन के। दूसरा है all void agreement are illegal but all illegal agreement are void are not void। क्या बोला गया, दो स्टेटमेंट्स दी गई, यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते एकदम शांत मन से हमें पढ़ना रहेगा। पहला है ऑल द वॉइड एग्रीमेंट आर इलीगल, ये बोला गया है कि जितने भी सारे वॉइड एग्रीमेंट होते हैं सब इलीगल होते हैं। यहाँ हमें लग रहा है दाल में कुछ तो काला है। फिर बोला गया है बट जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं ना जरूरी नहीं कि वो वॉइड हो। ठीक है कुछ सही लगा है कुछ गलत लग रहा है, हम फिर से पढ़ेंगे। ऑल वॉइड अग्रीमेंट आर इलीगल, क्या सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल होते क्या, नहीं। अगर आज मैं किसी माइनर के साथ अग्रीमेंट करती हूँ तो वो वॉइड है पर वो इलीगल नहीं है। तो ऑल वॉइड अग्रीमेंट आर इलीगल, इसको हमने क्या मार्क कर दिया, इसको हमने फॉल्स मार्क कर दिया। दूसरा ऑल द इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड, दूसरा बोला है कि सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। यस बाबा यस, इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होते हैं सारे, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट आर नॉट इलीगल, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल हो। ये तो हमारे दिल की बात कह दी, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है। अभी ऑप्शन में संभालो, फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है। कहा है वन फॉल्स और सेकंड ट्रू, ये रहा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या यहां तक क्लियर हुआ, क्या स्टेटमेंट वाला सॉल्व करने में मजा आ रहा है। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, मैं बता रही हूँ आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आपका जो
कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए, ये नेसेसरी है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू कैन वॉच द लेक्चर्स सीएस वाला चैनल पे। इसी चैनल पे लीगल एप्टीट्यूड के सारे चैप्टर्स के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब वहाँ पे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। हमने बहुत सारी मेमोरी टेक्निक के साथ पूरे चैप्टर्स पढ़े, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को थॉरली पढ़ा है, और एंड में हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किए। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई ओपिनियन, अगर आपने नहीं देखा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हमने कंसेप्ट पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद इधर आके एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ डेमनम साइन इंजरिया द प्लांटिफ हैज अ राइट टू स्यू इन टोर्ट। डेमनम साइन इंजरिया के केस में ना प्लांटिफ के पास राइट होता है वो केस फाइल कर सके, लेकिन डेमनम साइन इंजरिया क्या, डैमेज विदाउट इंजरी, यहाँ आपको डैमेज तो हो रहा है लेकिन कोई इंजरी नहीं हो रही है, तो क्या आप केस फाइल कर सकते हो क्या टॉर्ट में? नहीं, टॉर्ट में एंटरटेन ही नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपकी लीगल राइट इन्फ्रिंज होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। दूसरा, इन केस ऑफ इंजरिया साइन डैमनम, यानी कि इंजरी तो हो रही है, इंजरी कैसी है, बिना डैमेज वाली है, पर इंजरी हो रही है। द प्लांटिफ हैज नो राइट टू सी यू इन टॉर्ट, ये भी गलत बोला है, प्लांटिफ के पास तो राइट होता है केस फाइल करने का, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, वे दोनों ही गलत है, उल्टा उल्टा बोला गया। डैमेज विदाउट इंजरी के केस में बोला गया है कि प्लांटिफ जा सकता है, केस फाइल कर सकते हैं, नहीं, नहीं केस फाइल करेगा। दूसरा बोला गया इंजरी विदाउट डैमेज, आपको इंजरी हुई है, आपकी लीगल राइट इन्फ्रिंज हुई है, तो आप केस फाइल नहीं कर सकते, तो गलत बोला। जहां मुझे इंजरी हुई है तो वहां पे मैं केस फाइल कर सकती हूं। अच्छा, आप लोगों को केस लॉ के नाम अगर याद नहीं हो तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये था ग्लूकोस्टर, ग्रामर, स्कूल केस। अगर बाय चांस पूछा जाता है तो जहाँ पे एक स्कूल के सामने दूसरा स्कूल हमने खोल दिया था और वहां पे डैमेज हुआ था, एंड ये था एशबी वर्सेस वाइट। इस केस में क्या हुआ था कि एक बंदे को इलेक्शन का जो वोट है वो वोट कास्ट नहीं किया जाने वाला था, मतलब जो ऑफिसर था उसने मना कर दिया कि आप वोट नहीं दे पाओगे। हालांकि जिस पर्सन को वो वोट देने वाला था वही पर्सन जीता, लेकिन फिर भी उसकी जो लीगल राइट है वो इन्फ्रिंज हुई थी। तो ये केस थे दोनों हमारे। नेक्स्ट है आपका मीन्स possessing a sense of right and wrong, इसका मतलब होता है राइट या फिर रॉन्ग। याद करो किसका मतलब होता है, इंटीग्रिटी, ओनरशिप, एथिक्स या फिर रिलायबिलिटी। ये सब क्या आपकी कोर वैल्यूज है। कोर वैल्यूज राइज ओ आ गई है हमारी, तो हमने देखा था एथिक्स मतलब होता है राइट और रॉन्ग। अच्छा, एथिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है? एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। अच्छा, वो ग्रीक वर्ड क्या था? ग्रीक वर्ड था एथोस। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये भी रिवाइज करा दिया। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ इंटीग्रिटी कहाँ से डिराइव हुआ है। इंटीग्रिटी एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है इंटीजर, और इंटीजर का मतलब होता है होल और कंप्लीट। सी गाइस, जहां से भी देर आर एक्सपेक्टेड कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको ना एमसीक्यू के साथ साथ ही करवाती जा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शन क्या होता है। हो सकता है एग्जाम में इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है एथिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा है द टर्म डैश मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यहाँ पे हम लोग किसी कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसी कंपनी जो बनी तो बाहर है लेकिन इसकी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, मतलब आप पैदा बाहर हुए, इंडिया में घूमने आ गए हो, फॉरेनर जैसा गया। यस, तो ये कंपनी कैसी है? कंपनी फॉरेन कंपनी है जो बनी बाहर है, जो फॉर्म बाहर हुई है, लेकिन 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 बिजनेस कहाँ कर रही है? बिजनेस हमारे इंडिया में कर रही है। उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? उस कंपनी को हम बोलते हैं गाइस फॉरेन कंपनी। उस कंपनी को क्या बोलोगे आप? फॉरेन कंपनी बोलोगे। अच्छा, एवरी कंपनी हैविंग डैश इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला? एवरी कंपनी हैविंग डैश, कौन सी रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करनी पड़ेगी? तभी आपको एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। हम पढ़कर आए CSR कमेटी कौन से सेक्शन में? सेक्शन 135। बार बार रिवाइज करेंगे हम साथ साथ। कब आपको कंडीशंस फुलफिल करनी है? नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर,
टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, या फिर एनी ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी दीदी? हमें याद है सेक्शन 135 की कंडीशन, नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, इन तीनों में से एक भी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रही हो तो सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग आपको आपकी कंपनी में CSR कमेटी बनानी रहेगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये फिगर्स लर्न होनी चाहिए, लर्न करना रहेगा आपको। यू कैन सी कि CSR कमेटी इज इंपॉर्टेंट। CSR कमेटी में से क्वेश्चंस आने के देयर आर वेरी हाई चांसेस, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं रखेंगे हमारे मार्क्स को कट होने की, बिल्कुल गुंजाइश नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स। कौन सी ऐसी कंपनी है जो क्यों बनी है? जो बनी है सेविंग की आदत डालने के लिए मेंबर्स के बीच में। और जहाँ सेविंग आएगा हमें याद आ जाएगा ये कंपनी हमारी मम्मी जैसी थी। जैसे मम्मी बच्चों से पैसे ले लेती है, जो भी रिश्तेदार पैसे दे के आते और बोलती कि बेटा मैं बाद में दे दूंगी जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ये कंपनी भी ऐसा ही करती है अपने मेंबर्स के साथ, लोगों से पैसा ले लेती है और बोलती कि तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें लोन दे दूंगी। ये कंपनी इज नन अदर देन निधि कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है निधि कंपनी की आदत होती है लोगों के बीच में सेविंग की आदत जगाने की। क्या कल्टीवेट करती है? द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग। किसके बीच में? अपने मेंबर्स के बीच में। ये आपका की पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। हर एक कंपनी क्या करती है इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। एंड कोई भी हमें चीटिंग नहीं करनी है। कहीं कहीं एक दो MCQs मार्क है तो चीटिंग नहीं करने का है, अपना ऊपर वाला दिमाग यूज करने का है, ठीक है ना। ये क्लास टेस्ट वाली चीज तो चल नहीं रही है, आपको ध्यान रखना। अगर इस MCQ का आंसर ये है तो क्यों आया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इस पे फोकस करो। अ डोरमेंट कंपनी डज नॉट हैव एनी। डोरमेंट कंपनी के पास क्या नहीं होता है? अच्छा, डोरमेंट कंपनी मतलब क्या, पहले ही याद करते हैं। डोरमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनती है, जो असेट को होल्ड करती है, लेकिन काम कब करेगी? काम वो बाद में करेगी। डोरमेंट कंपनी क्या नहीं करती, क्या नहीं होता है? डज नॉट हैव प्रॉफिट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, लाइबिलिटीज या असेट। डोरमेंट कंपनी के पास क्या नहीं होता? अगेन हमें लगेगा यार सब सही है, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है, मोस्ट परफेक्ट आंसर चूज करना होता है MCQ में। एंड द डोरमेंट कंपनी डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि डोरमेंट कंपनी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करती है। करेक्ट आंसर है इट डज नॉट हैव एनी सेट, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बेटा यहाँ पर आपका नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। इनमें से कौन से पर्सन्स अनसाउंड माइंड वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं? ड्रंकर्ड्स, ल्यूनेटिक्स, इडियट्स या फिर ब्लाइंड पर्सन। किसको आप बोलोगे कि अनसाउंड माइंड वाले पर्सन में नहीं आते? अच्छा, अनसाउंड माइंड मतलब ऐसा पर्सन हु इज नॉट केपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन नहीं होता है? मर्ड, हमने पढ़ा था ना। अगर माइनर हो, अगर अनसाउंड माइंड के हो, या फिर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो, तो आप एंटर नहीं हो सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में। अभी पढ़ो ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस बोलता है कि अगर आप ड्रंकर्ड, पी रखी है आपने, तो आप अनकॉन्शियस, आपको पता ही नहीं है कि आप किस कॉन्टेक्ट में एंटर कर रहे हो, ओके ये तो नहीं होगा। ल्यूनेटिक तो मतलब वो पगलाया हुआ है ऑलरेडी। इडियट वो भी पागल ही है। नेक्स्ट है ब्लाइंड पर्सन, तो ब्लाइंड पर्सन को आप कभी भी अनसाउंड माइंड वाली कैटेगरी में नहीं डालोगे। ओनली ही इज नॉट एबल टू सी, वरना वो साउंड माइंड का तो है, उसे समझ तो आ रहा है ना क्या हो रहा है। तो अनसाउंड माइंड में कभी भी ब्लाइंड पर्सन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ब्लाइंड पर्सन कभी भी अनसाउंड माइंड वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपका, ये मैंने आपको ऑप्शंस भी दे दिए हैं। चलो, एक्स थ्रेटन्स वाई, आई शेल किल योर सन इफ यू डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू सेल योर लैंड। एक्स वाई को धमका रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा अगर तुमने तुम्हारी जमीन मुझे बेची नहीं तो डर के हमारे वाई ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया। ये किस चीज का केस है?
कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक। किसका केस है? मैंने आपको याद करवाया था कफम, यस यही कफम, जिसके सेक्शंस भी मैंने आपको 15, 16, 17, 18 एकदम लाइन से याद करवाए हैं। किसका केस है? डराना धमकाना किस में आता है? ये आता है ऑप्शन नंबर ए आपके कोएशन में। तो किसका केस है बेटा? ये कोएशन का केस है। अगर मैं किसी को डरा रही हूँ, धमका रही हूँ, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप किसी को डराते धमकाते नहीं हो, मारते नहीं हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप डोमिनेंट पोजीशन में होते हो। फॉर एग्जांपल टीचर और स्टूडेंट, डॉक्टर और पेशेंट, तो यहाँ पे उसका अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, वो अपनी पोजीशन का थोड़ा सा गलत फायदा उठाता है, उसे हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। मिस रिप्रेजेंटेशन में तो आपको लगता है यही सच है जबकि वो गलत होता है, आपको लगता है यही सच और वही बात आप बता देते हो सामने को। मिस्टेक हमने देखा दो तरह की होती है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल मतलब दोनों पार्टीज की मिस्टेक है, और यूनिलैटरल का मतलब होता है कि सिंगल पार्टी की मिस्टेक है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। चलो, मिस्टर ए promises to मिस्टर बी विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, दिस इज अ केस ऑफ। अच्छा, मिस्टर ए ने ना प्रॉमिस किया मिस्टर बी के साथ, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था परफॉर्म करने का। ये किसका केस है? मिस्टर ए ने प्रॉमिस तो करा है लेकिन बिना इंटेंशन के। किस चीज का केस है वो? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, यस हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी। ये केस चीटिंग का है, फ्रॉड का है, वैलिड केस या इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी के साथ प्रॉमिस करते हो पर आपको कोई इंटेंशन ही नहीं होता उसे परफॉर्म करने का, तो ये केस होता है बेटा जी फ्रॉड का। आपका इंटेंशन है किसी को धोखा देने का, आपका प्रॉमिस निभाने का नहीं, तो वो फ्रॉड है। एंड लगे हाथ बता दो फ्रॉड का सेक्शन क्या है? फ्रॉड का सेक्शन है सेक्शन 17। यस, फ्रॉड का सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 17। याद रहेगा ये, इट इज इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से याद रखना है। देखो, ये आप लोग क्या करोगे? जनरली ना चीटिंग मार्क कर दोगे, चीटिंग नहीं होगा। अगर हम फ्रॉड की डेफिनेशन देखें तो साफ साफ फ्रॉड की डेफिनेशन में दिख रखा है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, या फिर आप इंटेंट आपको डिसीव करने का, ऐसा कोई एक्ट जो कि लॉ ने बताया है, या फिर आप एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हो, किसी फैक्ट को आप छुपा रहे हो, तो ये सभी फ्रॉड की डेफिनेशन में हमारे आएंगे। एम आई वेरी क्लियर गाइज? चलो, नेक्स्ट क्या है आपका? इफ बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? यानी कि दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन दोनों पार्टीज ना मिस्टेक में है। ए ने और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने बोला कार बेचूंगा, लेगा क्या 1 लाख में? बी ने बोला हाँ हाँ ले लूंगा, बी ने यस करा है। ए समझ रहा था कि ब्लू कार बेचूंगा और बी समझ रहा था व्हाइट कार, तो दोनों को ही मैटर ऑफ जो फैक्ट था जिसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों को ही मिस्टेक हो गई मैटर ऑफ फैक्ट में। और जब दोनों को ही मिस्टेक है, उस मिस्टेक को हम बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक। दोनों ने ही मिस्टेक किया तो वो अग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? वो अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा, विच इज वॉइड एब इनिशियो। और यहाँ पे बेटा एक चीज और मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कॉन्सिनस एड आइडम विच इज मीटिंग ऑफ माइंड्स इन द सेम सेंस। ये मिसिंग है, दोनों का जो पार्टीज का जो मीटिंग ऑफ माइंड्स है सेम सेंस के लिए, सेम थिंग के लिए, वो नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? क्या क्या क्लियर चल रहा है यहाँ तक? मजा आ रहा है क्या एमसीक्यू सॉल्व करने में? लग रहा है कि हाँ ठीक है, वी कैन डू इट, हम कर लेंगे, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है? तो मस्त काम है, जक्कास काम है, सीएसईटी में फोड़ने वाले हो तुम लोग लीगल में। तो अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द टर्म फ्रॉड डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे बोला है सेक्शन 17 के हिसाब से फ्रॉड के अंदर क्या नहीं आता है, इनमें से क्या चीज फ्रॉड के अंदर नहीं आती है? ऑप्शन ए कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ, ऑप्शन बी प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, अभी अभी पढ़कर आइए तो फ्रॉड के अंदर पक्का आएगा। ओके, सेकंड है एनी एक्ट डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी फ्रॉडुलेंट, लॉ ने ही बता दिया कि ये चीज फ्रॉडुलेंट, तो वो फ्रॉडुलेंट है। एनी एक्ट डन विदाउट द इंटेंशन टू डिसीव, आपने कोई एक्ट किया ही क्यों? डिसीव करने के इरादे से, धोखा देने के इरादे से। यार इन तीनों में तो हम लोग श्योर शॉर्ट है दीदी कि ये तीनों तो फ्रॉड के अंदर आएंगे। क्या बचा? अरे क्या बचा? अब कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ, क्या ये फ्रॉड के अंदर आएगा? नहीं जी, ये फ्रॉड के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि देखो
फ्रॉड के अंदर बोला गया एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, आपने एक्टिवली किसी चीज को छुपाया, लेकिन यहाँ पे बोला फैक्ट को छुपा रहे हो, फैक्ट को क्यों हाइड कर रहे हो, गुड फेथ में, गुड इंटेंशन के साथ। कंसीलमेंट मतलब होता है हाइड, क्यों हाइड कर रहे हो, गुड फेथ में हाइड कर रहे हो, तो फिर हम इसे फ्रॉड नहीं मानेंगे, बिकॉज आपका इंटेंशन सही है। और जब हमारा इंटेंशन सही होता है तो हम नहीं बोलेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉइडेबल, इनमें से किसके साथ क्या चीजें आएगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अरे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जहां जहां कफम आएगा वहां वहां वॉइडेबल होगा, यानी कि CUFM, कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन कहीं पर भी आया है, जहां कहीं भी आया है वो कैसा हो जाएगा, वो आपका वॉइडेबल हो जाएगा, हम लगा देंगे वॉइडेबल। सेक्शन हमें याद है, कोerशन सही है, फ्रॉड सही है, मिसरिप्रेजेंट, अरे बायलैटरल मिस्टेक क्या नहीं पढ़ा हमने कहीं, बायलैटरल मिस्टेक होता है तो हम अभी अभी पढ़ कर आए, वो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, यहाँ पे पूछा वॉइडेबल, वो वॉइडेबल नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। देखा कितना इजी है, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी लानी है और यू विल बी ऑल सॉर्टेड गाइज। चलो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द अग्रीव्ड पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट डैश। सबसे पहले समझो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। यहाँ पे बोला गया एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में जो अग्रीव पार्टी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है वो क्या कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट को कैसा मान सकती है, पहला है डिस्चार्ज मान सकती है, दूसरा ऑपरेटिव मानेगी और एंड डेट का वेट करेगी, थर्ड बोलते हैं दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। अच्छा, एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब होता है आपकी जो डेट है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की उससे पहले ही पार्टी ने बता दिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, यानी कि बिफोर परफॉर्मेंस बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना उससे पहले आपको बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट आपका परफॉर्म होने वाला था 15 जुलाई को एंड आपको 1 जुलाई को बता दिया दैट वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी आई हैव एन ऑप्शन, मैं क्या कर सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान सकती हूँ और बोलूंगी कि मुझे मेरे डैमेजेस दो, या फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव मानूंगी और वेट करूंगी, कब तक वेट करूंगी, 15 जुलाई तक वेट करूंगी। क्या मैं दोनों कर सकती हूँ? यस, मैं दोनों कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, आई कैन एक्सरसाइज ईदर ऑफ द ऑप्शंस, ए या बी में से मैं कोई भी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर पाऊंगी। इंपॉर्टेंट है, नेग्लेक्टेड पार्ट है बट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहां से। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ इलीगल अग्रीमेंट द कोलैटरल अग्रीमेंट्स आर डैश। यहाँ पे बोला गया इलीगल अग्रीमेंट के केस में उससे जुड़े हुए अग्रीमेंट कैसे होंगे, बताइए जरा। इलीगल अग्रीमेंट से जुड़े हुए अग्रीमेंट वैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होते हैं या एनी ऑफ द अबव होते हैं। एंड साथ ही में मेरा एक और क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ वॉइड अग्रीमेंट, इलीगल अग्रीमेंट, कोलैटरल अग्रीमेंट कैसे होंगे? मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया था ये वाला। तो इलीगल अग्रीमेंट किया आपने, इलीगल अग्रीमेंट से जुड़े हुए अग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल या एनी ऑफ दीज है। तो ध्यान रखना बच्चा, अगर आपने इलीगल अग्रीमेंट किया तो उससे जुड़े हुए अग्रीमेंट भी वॉइड माने जाएंगे, आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं होगी। दीदी एग्जाम्पल दे दो, बस सुन ली मैंने आपकी मन की आवाज, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल में समझो डी है, डी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ई के साथ और बोला है कि एक पर्सन को ट्रक से उड़ा देने का, ठीक है, मार देना, ट्रक से मार देना कॉन्ट्रैक्ट किया है। बदले में डी क्या देगा, ई को 1 करोड़ रुपए देगा, ठीक है। ई की बड़ी बड़ी आंखें चमकी, बोले ठीक है उड़ा दूंगा मैं। अभी डी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ए के साथ, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 1 करोड़ लेने का। डी के पास तो इतने पैसे नहीं थे, उसने बोला यार मुझे उधार पे दे देना। डी ने बोरो किया ए से 1 करोड़ रुपए। क्यों बोरो किया था? ई को देने के लिए। कहीं ना कहीं ए को भी पता था कि ये बोरो जो किया है ना ये गलत काम के लिए हुआ है, ठीक है, उसे पता था। अभी मान लो ई पकड़ा गया है,
ठीक है, ई पकड़ा गया है, ई बोलता है मेरी क्या गलती, डी ने बोला था, और बात और भैया डी पैसे ही नहीं दे रहा है, तो क्या ई केस फाइल कर पाएगा? सबसे पहला सवाल, क्या ई केस फाइल कर पाएगा? नहीं, इलीगल अग्रीमेंट है, ई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओके डन मैम, ये हमें पता था। नेक्स्ट है ए ना, ए को डी अभी पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या ए कुछ कर पाएगा? नहीं बाबा, ए कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन क्यों? क्योंकि कोलैटरल अग्रीमेंट जो होते हैं, इलीगल अग्रीमेंट से जुड़े हुए अग्रीमेंट को हम इलीगल यानी कि वॉइड ट्रीट करते हैं। उसे हम कैसा ट्रीट करेंगे? वॉइड ट्रीट करेंगे। इलीगल अग्रीमेंट से जुड़े जो भी अग्रीमेंट है वो वॉइड माने जाएंगे, वो वैलिड माने नहीं जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? अच्छा नेक्स्ट है वॉइड अग्रीमेंट के केस में कोलैटरल अग्रीमेंट कैसा होगा? अगर आपने कोई वॉइड अग्रीमेंट किया, उससे मिलता जुलता कोई अग्रीमेंट है, तो वो कैसा होगा? सो अगर वो सेपरेबल है तो वो आपका वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट इज एन अग्रीमेंट एंड रीस्ट्रेन ऑफ मैरिजेस, कोई भी अग्रीमेंट किया है मैरिज को रीस्ट्रेन करने के लिए, तो वो कैसा है? वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसल, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी, एक्सप्रेसली वॉइड है, या फिर आप इन्फोर्स ही नहीं कर सकते क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एंड हमने बहुत बड़ी लिस्ट पढ़ी थी, किसके लिए थी? वो वॉइड के लिए थी। एंड एग्रीमेंट एंड रीस्टेन ऑफ मैरिज आपने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर रखा है, वो वॉइड। आप मैरिज किसी की रोक नहीं सकते हो, वो कैसा है? मैरिज को रोकने के लिए अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो वो वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। इजी पीजी था ये। A agrees with B to discover treasure by magic for a consideration of ₹500. This is dash. A ने B के साथ अग्री किया कि वो ट्रेजर डिस्कवर करेगा, वो भी कैसे? जादू से, ठीक है, और बदले में कंसिडरेशन क्या? 500। ये अग्रीमेंट कैसा है? वॉइड है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड अग्रीमेंट या एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है। देखो अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी आप देखोगे काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मैराथन इज टोटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इस मैराथन में कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लगे होंगे, वही हमारा मोटिव भी है। अच्छा इसका आंसर क्या है? वॉइड अग्रीमेंट है। क्यों वॉइड अग्रीमेंट है? इट इज इम्पॉसिबल ना। क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपका इम्पॉसिबल है, वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट इज डैश इज अ गेम ऑफ चांस। क्या गेम ऑफ चांस का है? सो लव इज अ गेम ऑफ चांस। क्या क्या गेम ऑफ चांस है? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? सोचो जरा, गेम ऑफ चांस किसे हम लोग बोलते हैं? गेम ऑफ चांस बोला जाता है बेटा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ गेम ऑफ चांस। एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक और बहुत ही फेमस सा नाम है, यहाँ पे आप मुझे बताएंगे। वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर नथिंग बट ऑर्डिनरी डैश। वेजरिंग अग्रीमेंट क्या है? बैटिंग अग्रीमेंट्स, कंडीशनल अग्रीमेंट, क्वासी जुडिशियल अग्रीमेंट या फिर सेल अग्रीमेंट? बताइए जरा वेजरिंग अग्रीमेंट क्या है। ये आपके मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है गाइस, बहुत अच्छे से बताओ। वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर बेटिंग अग्रीमेंट्स। हमने क्लास में पढ़ा है वेजरिंग मतलब बेटिंग लगाने का, कि अगर इंडिया की टीम जीती तो मैं पैसे दूंगा, पाकिस्तान की टीम जीती तो तुम पैसे दोगे। दीज आर नथिंग बट वेजरिंग अग्रीमेंट्स। Next है dash is a person who is employed to bring his principal into contractual relation with third parties। कौन सा ऐसा पर्सन है जिसे आप एम्प्लॉय करते हो ताकि वो प्रिंसिपल को कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में लाएगा थर्ड पार्टीज में? थोड़ा थोड़ा समझा मैं, ऑप्शंस देखो। एम्प्लॉय, एजेंट, मास्टर या लॉयर। तो यार प्रिंसिपल को कौन जाता है? हमें भी पता है प्रिंसिपल के साथ किसका रिलेशन बैठता है? हमेशा एजेंट का। तो बेसिकली एजेंट ही वो पर्सन होता है जो प्रिंसिपल को कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में लाता है थर्ड पार्टीज के बीच में, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे कौन काम करेगा? हमारा एजेंट काम करेगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी एन एजेंट। ठीक है, CSET मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है अगेन ये। नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मे बी क्रिएटेड बाय। आपको एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, किस तरह से क्रिएट होगा? एक्सप्रेस अग्रीमेंट, इम्प्लाइड अग्रीमेंट, रेटिफिकेशन या ऑल ऑफ दीज? कैसे आप एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो? अच्छा हम एक्सप्रेसली कर सकते हैं, यस। इम्प्लाइडली, यस। रेटिफिकेशन से भी हो सकता है। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव आप एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ एजेंट। इनमें से कौन सा क्लास ऑफ एजेंट है? अच्छा स्पेशल एजेंट को एजेंट होता है क्या? जनरल एजेंट, बोथ एंड बी, क्या नन ऑफ दीज? यस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट पढ़े हमने, खूब तरह के एजेंट पढ़े थे। डेल क्रेडर एजेंट पढ़ा था हमने, ब्रोकर्स पढ़ा था, मर्केंटाइल एजेंट, जनरल एजेंट, स्पेशल एजेंट, ये सभी क्लास ऑफ एजेंट में आते। बोथ ए एंड बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ई बुलेटिन का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। इजी लग रहा है अभी ये क्वेश्चन आपको?
ए एडवांसेस अ लोन ऑफ ₹5,000 टू बी। ध्यान से पढ़ेंगे शांति से। ए ने लो एडवांस किया 5,000 का किसको, बी को। एंड सी प्रोमिसेस टू ए दैट इफ बी डज नॉट रीपे द लोन सी विल डू। बी ने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, सॉरी सी ने प्रॉमिस किया ए को कि अगर बी ने रीपे नहीं किया है तो सी करेगा। अच्छा, मतलब सी प्रॉमिस कर रहा है, ओके। पार्टीज बना देते हैं हम, ए बी। सी प्रॉमिस कर रहा है, सी गारंटी दे रहा है, क्या हो गया, श्योरिटी या फिर गारंटीयर, जो गारंटी देता है, ओके। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, तो हमें पता चल चुका है। हियर बी इज द, आपको बताना बी कौन है, ए इज द क्रेडिटर। अच्छा, बोल दिया इन्होंने ऑलरेडी कि ए क्रेडिटर है, सी श्योरिटी या फिर गारंटर है, तो बी कौन है। अरे यार कितना इजी दे दिया है हमें। हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। जब भी क्रेडिटर दे रखा है, श्योरिटी दे रखा है, तो कौन बचा, प्रिंसिपल डेटर बचा। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा प्रिंसिपल डेटर। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। बी क्या है हमारा, बी है हमारा प्रिंसिपल डेटर। याद रखना कितनी पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, 3 पार्टीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी, आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट है द पर्सन गिविंग द गारंटी इज कॉल्ड। जो पर्सन गारंटी देता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम गारंटीयर बोलते हैं या फिर श्योरिटी बोलते हैं। सब डेटर है क्या, नहीं। प्रिंसिपल डेटर बिल्कुल नहीं। क्रेडिटर नहीं रे बाबा, श्योरिटी या फिर गारंटीयर उसे बोलेंगे जो पर्सन गारंटी देता है। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडरेशन में भी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से कंसिडरेशन कैसा होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या ऑल ऑफ दीज। कंसिडरेशन तीनों तरह का होता है, यस। तो हमारा करेक्ट आंसर है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 2 क्लॉज डी के अंदर हमने पढ़ा था कंसिडरेशन तीनों तरह का होता है। नेक्स्ट है आपका एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड। ऐसे प्रोमिसेस जो एक दूसरे का कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ए भी बी के लिए कुछ कर रहा है और बी भी ए के लिए बदले में कुछ कर रहा है, उन प्रोमिसेस को आप क्या बोलोगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कंस्ट्रक्टिव प्रॉमिस, इनडायरेक्ट प्रॉमिस या वॉइडेबल प्रॉमिसेस। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देन मैं तो हूं ही आपकी हेल्प करने के लिए। बदले में दोनों कुछ कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। एक दूसरे के लिए कुछ किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ए अगर बी के लिए कुछ कर रहा है तो बी भी ए के लिए बदले में कुछ कर रहा है। ए ने बोला घोड़ा बेचूंगा, तो ए क्या दे रहा है, घोड़ा। बी क्या दे रहा है बदले में, पैसे। तो इस प्रोमिसेस को क्या बोलेंगे, इन प्रोमिसेस को हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बोलेंगे। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड चूज द करेक्ट आंसर। 2 बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, घबराना नहीं है। जब भी क्वेश्चन बड़ा होगा मतलब आंसर अपना इजी होगा, शांति से पढ़ना है। 2 स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। An agreement made without consideration is void. Yes, agreement बिना consideration के void होता है unless it is expressed in, जब तक कि वो writing में ना हो, registered ना हो under the law and made on an account of natural love and affection के लिए नहीं हो। एकदम सही बोला बाबा, एकदम सही। नेक्स्ट है an agreement made without consideration is void. Yes, unless it is a promise to compensate, जब तक कि किसी को promise ना हो compensate करने का, होली या फिर पार्ट में। A person who has already voluntarily done, जिसने किसी पर्सन ने वॉलंटरी अपनी इच्छा से कुछ किया है। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, दोनों ही फॉल्स है, एक ट्रू एक फॉल्स है, दोनों ही ट्रू है या एक फॉल्स एक ट्रू। और हमें पता चल गया है कि दोनों ही ट्रू है। दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही आपके एक्सेप्शन है। किसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन। इधर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला, दूसरा है कॉम्पनसेट वाला। वॉलंटरीली किसी ने आपके लिए कुछ किया और आप क्या करो, बदले में उसके लिए कॉम्पनसेट कर रहे हैं। सो आपका करेक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जैकपॉट इज अ पेशेंट इन ल्यूनेटिक असाइलम बट ओकेजनली ही इज ऑफ साउंड माइंड एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बिल। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आइडेंटिफाई करो कि क्या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर जैकपॉट ल्यूनेटिक असाइलम यानी कि पागल खाने के पेशेंट है। ओकेजनली वो कभी कभी साउंड माइंड के आ जाते हैं। जब वो साउंड माइंड के थे तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, ओके।
किसके साथ? मिस्टर बिल के साथ। अभी बताओ कैसा है वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड है, अनएनफोर्सिबल है, वॉइड है या फिर वॉइडेबल है? कैसा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? हमने देखा था अगर कोई अनसाउंड माइंड का, लेकिन जब वो साउंड माइंड में होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो वो कैसा माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लीगल प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है। लीगल प्रिंसिपल बोलता है पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का हो लेकिन ओकेजनली साउंड माइंड का होता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। अभी पढ़कर आए हम लोग। फैक्चुअल सिचुएशन बोलती है मिस्टर जमाल पेशेंट थे ल्यूनेटिक असाइलम में, इंटरवल्स आती थी साउंड माइंड की, कॉन्ट्रैक्ट में चले गए जब वो साउंड माइंड के थे। अब उन्हें लॉसेस हो गए ना, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, ये बोल दिया कि मैं तो अनसाउंड माइंड का हूँ, आई एम नॉट केपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मैं मेंटली अनसाउंड का हूँ। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि क्या सही है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इनवैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है? एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर जामाली अपोजिट पार्टी हम अभी अभी पढ़कर आए कॉन्ट्रैक्ट बराबर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। इट इज परफेक्टली वैलिड जब आप साउंड माइंड के होते हो और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, तो ये एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब एकदम वैलिड है। एंड दिस इज इट। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप अभी तक बने हो मतलब आपने बहुत कुछ सीखा इस सेशन में से, मैं अश्योरिटी दे सकती हूँ अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है अच्छे से, एमसीक्यूज आप ढेरों सारे सॉल्व कर रहे हो हमारे साथ, मॉक टेस्ट भी, मैराथन्स भी, और अगर आप चाहो तो आप कन्वीनियंस से मास्टर टेस्ट सीरीज से भी आपके मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो, ताकि प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा। लेट मी नो कैसा लगा, कितने मार्क्स आए आपके, ये मुझे ज़रूर बताना। इतने सारे एमसीक्यूज थे, मुझे ज़रूर बताना कि कितने इनकरेक्ट हुए, कितने मार्क्स आए, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे लगा। इट वाज मैनेजेबल, क्या सॉल्व करना इजी था, मैनेजेबल था, या डिफिकल्ट लगा, और पढ़ने की ज़रूरत है क्या? एंड साथ ही में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे आपको रिकॉल हुए क्या क्वेश्चंस के टाइम पे, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या ये एमसीक्यूज वाला सेशन, क्या ये एमसीक्यूज वाला मैराथन हेल्पफुल दिखा? प्लीज लेट मी नो। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ो। मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।